जस्ट फॉर द रिमाइंडर, आज हमारा 41 लेक्चर हो जाएगा और उसके बाद हमारे नहीं टोटल 50 लेक्चर्स हैं, 9 लेक्चर्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट वीक है हमारा, तो इसलिए कोशिश करेंगे जो चीज़ें पहले हमने की हैं वो सारी आपको आती हों। ठीक है जी। सो अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जी मैंने एक सिंपल समझ लें कि एक नॉर्मल क्लाइंट के लिए, ठीक है, एक आप लोगों के लिए केस स्टडी क्रिएट की है कि हम यूट्यूब के लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करें। ठीक है, उन्हीं की ब्रांडिंग पे काम करेंगे और उनके यहाँ कुछ कंटेंट मैंने रखा हुआ है। सो क्लाइंट किस तरह की फ़ाइल हमें सेंड करता है और हम क्या करते हैं उसकी फ़ाइल के साथ, किस तरह डील करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब सोर्स के नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, सिंपल प्लेन स्लाइड्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल पहली साइड पर उनका लोगो है, ठीक है, साथ एक टैग लाइन है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे किस तरह डिज़ाइन होती है। उसके बाद ये उनकी एक विजन स्लाइड है, ठीक है। फिर उनकी प्रोडक्ट की स्लाइड है कि मेन फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर इसको हम डिज़ाइन करेंगे, साथ उन्होंने स्क्रीनशॉट दी हुई है। उसके बाद उनकी टीम है, ठीक है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे कि ये इमेजेस वगैरह हैं और टीम है, सिंपल उसने प्लेन स्लाइड्स पर टेक्स्ट दिया हुआ है। और लास्ट में उनकी कॉन्टेक्ट स्लाइड है। तो ये सारी स्लाइड्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह इनको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इनको बेहतर डिज़ाइन करेंगे और जो कल चीज़ हमने पढ़ी हैं वो सारी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। कल के लेक्चर में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 स्लाइड्स हैं, अगर ये हमारी डिज़ाइन हो जाए इन 2 दिनों में तो ये बड़ी बात है। इन्हीं पे हम लोग एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह और बाकी ग्राफिक्स वगैरह वो सब कुछ अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद एक और डिटेल प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, इसमें इनसे कंटेंट ज़्यादा होगा। अभी ये कंटेंट बहुत कम है इनके ऊपर, तो हम आगे चल के और ज़्यादा कंटेंट वाली स्लाइड्स भी डिज़ाइन करेंगे। बट क्योंकि अभी हम पावर पॉइंट बिल्कुल पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए ज़रा इजी वाली चीज़ स्टार्ट करेंगे और फिर ये है कि आगे चल के ज़रा मुश्किल वाले पे जाएंगे। ठीक है, सो मुझे स्टेप्स बताते जाएं। हमने जो स्टेप पढ़े थे कल, पहला स्टेप क्या है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने का, हमने कुछ प्रोसेस पढ़ा था, कोई स्टेप्स पढ़े थे, पहला स्टेप क्या था उसके अंदर, वो स्टेप बताएं ज़रा मुझे। ओके जी, ठीक हो गया। एक सेकंड सर, मूवी पोस्टर और अदर पोस्टर्स का गिग सेपरेट बनेगा? अगर आप बनाना चाहते हैं तो सेपरेट भी बना सकते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि गिग्स बनाना आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको लगता है कि आप मूवी के पोस्टर्स का ज़्यादा काम करना चाहते हो तो अलग गिग बना लो। अगर आपको लगता है कि नहीं वो काम मुझे इतना अच्छा नहीं आता तो आप अपने नॉर्मल पोस्टर डिज़ाइन वाले में ऐड कर सकते हो। लेकिन मूवी पोस्टर्स का कोई बहुत ज़्यादा काम फाइवर पे नहीं है, क्योंकि वो मूवीज़ जो होती हैं वो बड़ी एजेंसीज को हायर कर रही होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो छोटे बजट की मूवीज़ होती हैं उसके पोस्टर्स का आपको काम मिल सकता है, तो आप गिग बना के चेक कर लो अलग से। अच्छा जी, पहला हमारा स्टेप ये था कि हम कंटेंट से गो थ्रू करेंगे। तो हमने एक दफ़ा कंटेंट से गो थ्रू कर लिया, ठीक है, जो भी हमारा कंटेंट था उससे हमने गो थ्रू कर लिया। सेकंड पॉइंट ये है आपका कि आप जितने भी उसके ओवरऑल समझ लो कि एक तो पहली बात है कि न्यू फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ राइट क्लिक करके और न्यू में जाके यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका हम नाम रख देंगे यूट्यूब। मैंने अब क्लाइंट का नाम रख लिया करें, वो यूनिक होता है ज़रा, तो हमारे पास क्लाइंट का नाम ने रख लिया। उसके बाद आपने इसके एसेट्स जो हैं वो ढूंढ लेने हैं। एसेट्स में इनका जो यूट्यूब का जो फॉन्ट है वो रोबोटो फॉन्ट यूज़ करते हैं। रोबोटो फॉन्ट आई गेस आपको यहाँ से मिल भी जाएगा। एक सेकंड, गूगल पे पड़ा हुआ है रोबोटो फॉन्ट। ठीक है, गूगल पे यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट की पूरी फैमिली मौजूद है, मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये रोबोटो फॉन्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने मास्टर स्लाइड क्रिएट करनी होती है। फ़िलहाल हम मास्टर स्लाइड अभी नहीं क्रिएट करें क्योंकि बिल्कुल ज़रा न्यू चीज़ है, थोड़ी सी मुश्किल है मास्टर स्लाइड। इस तमाम पूरे लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा टेक्निकल जो चीज़ है, मुश्किल नहीं कहेंगे, टेक्निकल जो चीज़ है जो पहले आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उस चीज़ का, वो मास्टर स्लाइड या मास्टर डेक क्रिएट करना है, तो वो हम ज़रा आगे चल के करेंगे। फ़िलहाल उसको हम स्किप करें, वो बाद में भी क्रिएट हो सकता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। ये 5 स्लाइड्स हैं, इसके अंदर इतना हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जस्ट आप लोगों को वो चीज़ स्किप करवा रहा हूँ, वो आगे चल के हम कर लेंगे।
क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा पावर पॉइंट का पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको बना सकते हैं। तो अभी हमें पावर पॉइंट का कुछ नहीं पता, तो इसलिए फ़िलहाल उसको हम स्किप कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे अपने पास एक फ़ाइल क्रिएट की, ये बिल्कुल एम्प्टी फ़ाइल है, इस तरह से ही ओपन होगी, ठीक है। जो मैंने न्यू फाइल यहाँ क्रिएट की थी उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक हो गया। इस तरह से आपके सामने तो सारा कुछ आ रहा होगा। कल मैंने आपको असाइनमेंट करने का इसलिए कहा था कि एक दफ़ा आप लोग पावर पॉइंट ओपन करके ज़रा फ्रेश हो जाओगे कि उसमें होता क्या है और कैसे काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको एक चीज़ रिफ़्रेश होगी। अच्छा सर, ये फ़ॉन्ट आपने पहले इंस्टॉल कराया था? यस, मैंने आपको इंस्टॉल करवाया हुआ है, लेकिन हर बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो इसलिए मुझे चीज़ें ज़रा 2-2 3-3 दफ़ा कहनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने अब वही जो ब्रांडिंग फ़ॉन्ट था उनका, रोबोटो, वही यूज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल ये हमारे पास इस तरह से जो फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी, बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे। अब मैं जब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना, क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पे पहली स्लाइड टेक्निकली ये यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। पहले यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं है, ये पूरी बार खाली है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पहली स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद टॉप पे देखें तो यहाँ मल्टीपल बैनर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बैनर्स का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसने, सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर हर जगह पे डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये क्या काम करते हैं इनको भी हम देखेंगे साथ साथ। नीचे इसके यहाँ पे स्लाइड नोट्स आ रहे हैं, इसको आप ऊपर भी कर सकते हो। डिज़ाइनर के इससे कोई काम नहीं है। नॉर्मली होता है कि क्लाइंट अगर आपको कोई फाइल सेंड करता है तो उसने यहाँ पे नोट्स नीचे ऐड किए होते हैं। तो आपका सिर्फ ये काम है कि आपके क्लाइंट ने यहाँ पे जो नीचे नोट्स वगैरह ऐड किए हैं इस तरह से, आपने वो कॉपी करके वापस जो नई स्लाइड डिज़ाइन करें उसके नीचे पेस्ट कर दें, ताकि क्लाइंट को इशू ना हो, उसके नोट्स लूज़ ना हो, ठीक है, यानी कि वो गुम ना हो जाए नोट्स। तो सिर्फ ये होता है कि नीचे जो नोट्स दिए हुए वो आप यहाँ पे कॉपी किए जाते हो। फिलहाल नोट्स नहीं है तो मैं ये नोट्स वाली बात हाइड करो यहाँ नोट्स पे क्लिक करके, ठीक है जी। सो उसके अलावा यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल से भी जूम इन जूम आउट हो जाता है इसके अंदर। इलस्ट्रेटर में ऑल्ट से होता है, यहाँ कंट्रोल से होगा, ठीक है। मैं साथ साथ आपको टूल्स बताता जाऊँगा और इलस्ट्रेटर के साथ कंपेयर भी करता जाऊँगा, ताकि आपको ये पता हो कि वहाँ पे जो हम काम करते हैं वो यहाँ पे किस तरह होता है। क्योंकि कल जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई हैं, आपको ये लगता है कि आप वो इलस्ट्रेटर में बना सकते हो, तो अगर आप वो चीज़ इलस्ट्रेटर में बना सकते हो तो वही टूल्स यहाँ पे किस नाम से और कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ याद रहे, हम फीचर्स के लिहाज से पावर पॉइंट और इलस्ट्रेटर को कंपेयर नहीं कर सकते कि जी इसमें ये चीज़ है उसमें तो वो है ही नहीं, तो ये कमतर है या वो बरतर है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो टूल है ये बना हुआ है बिजनेस प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है। बिजनेस लोगों के लिए जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती, डिज़ाइनर्स के लिए टूल नहीं बना हुआ। इलस्ट्रेटर बना हुआ है इलस्ट्रेशंस क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए। तो उसके टूल्स ज़्यादा टेक्निकल हैं, ज़्यादा डिटेल्ड हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। पावर पॉइंट बिजनेस पीपल के लिए है, डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। तो इसलिए इसके टूल ज़्यादा सिंपल हैं, ज़्यादा ईजी टू यूज़ हैं, और उसी तरह से इसमें फ़ीचर्स भी उसके लिहाज से ज़रा कम होंगे। लेकिन जो नए वर्जन आ रहे हैं उनके अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर टूल दिया जाए, ठीक है। तो मैं साथ साथ कंपेयर जो करूँगा वो सिर्फ इसलिए करूँगा ताकि आपको पता हो कि जो काम आप वहाँ पे करते हो वो यहाँ पे किस तरह होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, इसका काम और है, उसका काम और है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने एक स्लाइड ऐड हो गई है। अब सवाल ये है कि स्लाइड साइज़ क्या होगा। ये जो स्लाइड साइज़ है ये क्या स्लाइड साइज़ है जो हम यहाँ यूज़ करें, ये क्या साइज़ स्लाइड है। तो वो साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। वो साइज़ कहाँ सेट होगा, वो सिंपल यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाओगे, टॉप पे बैनर आ रहा है डिज़ाइन का, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आ रहा है स्लाइड साइज़, बिल्कुल कॉर्नर पे। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन एक एक करके, ठीक है। यहाँ स्लाइड साइज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये दो साइज़ मुझे दे रहा है, 16:9 और 4:3। 16:9 का मैंने बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र किया हुआ है। ये जो रेशो है ये इसने यहाँ पे पिक्सल्स में कोई साइज़ नहीं दिया हुआ, ये इसने रेशो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका जो पावर पॉइंट है वो पिक्सल्स पे काम नहीं कर रहा होता, वो रेशो में ही काम करता है, क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रोजेक्टर पे शो होनी है और जो टेक्स्ट आप ऐड कर रहे हो, जो शेप्स आप ऐड कर रहे हो, वो सारी वेक्टर हैं। इसलिए जब प्रोजेक्टर पे चीज़ शो कर रहे होते हैं तो वो कभी बड़ा प्रोजेक्टर होता है, कभी छोटा प्रोजेक्टर होता है, कभी स्क्रीन होती है, तो उसको पिक्सल से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ रेशो से लेना देना है। तो यहाँ पे दो आ जाती हैं, 16:9 और 4:3। 4:3 जो है वो नॉर्मली आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ कहलाता है, जो आपके पास इस तरह का दिखता है। ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये इस तरह से, ठीक है। आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन वगैरह देखी होंगी, या मैं जो प्रेजेंटेशन साइज़ यूज़ कर रहा हूँ वो 4:3 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिज़ाइन में मैं क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ वो 16:9 होता है, उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये HD स्क्रीन साइज़ है, यानी कि 1920 1080 जो है
वो भी 16:9 ही बनता है, ठीक है, अगर उसकी रेशो निकालें तो इस तरह से आपके पास ये साइज़ आता है। अब सवाल ये कौन सा साइज़ कब यूज़ करना है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बात समझ आ गई तो साइज़ की फिर कभी आपको टेंशन नहीं होगी। स्टैंडर्ड साइज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टेक्स्ट कम हो, ठीक है, कंटेंट कम है, टेक्स्ट कम है, तो फिर हम 4:3 यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ कम होती है, इसमें टेक्स्ट हम इजीली जो थोड़ा टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं जो स्लाइड्स बना रहा होता हूँ आपके कोर्स के लिए, उसके अंदर टेक्स्ट हमेशा मैं कम रखता हूँ, और कोशिश भी ये होती है कि कम टेक्स्ट हो ताकि आपका ध्यान स्लाइड्स की तरफ ना हो, मेरी तरफ हो, और फिर उसी वजह से आपका कंटेंट भी कम होता है, तो मैं फिर 4:3 यूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और आपका कंटेंट ज़्यादा है, तो आप 16:9 यानी कि सेकंड जो वाइड स्क्रीन का ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, यानी कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, आपको सब कुछ एडजस्ट करना है स्लाइड पे, तो फिर आप अपना जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़, कभी क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा स्लाइड साइज़ यूज़ करना चाहते हो। क्लाइंट घबरा जाता है कि पता नहीं मैं कहीं गलत चूज़ ना कर लूँ, उससे मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो जाए, तो उसको टेंशन नहीं लेनी आपने। आप देखो, अगर क्लाइंट ने आपको 16:9 के अंदर फाइल सेंड की है तो आप 16:9 में ही डिज़ाइन करोगे। अगर वो आपको 4:3 में अपनी फ़ाइल सेंड करता है और आपको लगता है कि नहीं कंटेंट ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे 4:3 काम नहीं करेगी, मुझे 16:9 यूज़ करनी चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपने 4:3 यूज़ की हुई है, उसमें कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं इसकी वाइड स्क्रीन यूज़ कर लूँगा तो कोई इशू तो नहीं है। आप उसको बता सकते हो कि प्रोजेक्टर के ऊपर कोई मसला नहीं आएगा, आपकी स्क्रीन क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो 4:3 और 16:9 बिल्कुल दोनों को ठीक दिखाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि जी आपको जो साइज़ चाहिए वो 16:9 होना चाहिए या 4:3 होना चाहिए, अगर उसने 4:3 का आपको साइज़ सेंड किया। अगर वो 16:9 ही सेंड करा तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 4:3 वाले में भी तब हम पूछेंगे अगर उसकी स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे विड्थ ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप पूछेंगे। अगर उसके पास 4:3 के अंदर ही टेक्स्ट कम है और नॉर्मल स्लाइड्स हैं तो फिर आप उससे नहीं पूछेंगे। यानी कि मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप लोग जितने कम सवाल करें क्लाइंट से उतना बेहतर है। लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन शो करने के लिए और क्लाइंट को चीज़ें शो करने के लिए, जो हम आपसे पूछ के हर चीज़ करेंगे, तो वहाँ पे अक्सर का क्लाइंट कहते हैं कि भाई डिज़ाइनर आप हैं, मुझे किस लिए आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, आप जो दिल कहता है करें, मैंने आपको पैसे दिए हैं और आपका ये काम है, ठीक है। इस तरह के फिर क्लाइंट आगे से आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर चीज़ क्लाइंट से पूछें, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इशू नहीं बन रहा, तो उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। बार बार हर लोग बोलते हैं हर चीज़ बार बार क्लाइंट से पूछ रहे हैं, तो कोशिश करें कि या तो एक ही दफ़ा सारी चीज़ें पूछ लें, ठीक है, या फिर ये कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो बेशक स्किप भी कर दें, ठीक है। कोशिश करें कि कम से कम सवाल करें उससे। अच्छा जी, एक सेकंड में क्वेश्चंस देख लूँ। ठीक हो गया। अच्छा, 16:9 वाइड स्क्रीन ठीक है सर। 16:9 का सिनेमा व्यू भी कहते हैं। सिनेमा व्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। वो तकरीबन आप समझ लें कि एक सेकंड में यहाँ शेप बना के दिखा देता हूँ। वो तकरीबन इस तरह से होता है सिनेमा व्यू, वो इतनी ज़्यादा विड्थ होती है उसकी, ठीक है। वाइट वाला अगर आप हटा दें तो सिनेमा व्यू तकरीबन इतना होता है, ठीक है। वो 16:9 में नहीं आता, वो HD स्क्रीन का है। अच्छा जी, बफरिंग इशू, अगर सारों को बफरिंग इशू आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर सबको वॉइस कम आ रही है तो बता दीजिएगा। अगर किसी एक बच्चे को भी वॉइस और बफरिंग का इशू नहीं है तो दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हमने चीज़ क्लियर कर ली कि हमारे पास जो हमारा स्लाइड साइज़ है वो हम 16:9 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कंटेंट जो है हम उसके लिहाज से, क्योंकि क्लाइंट ने 16:9 यूज़ किया तो हम भी वही यूज़ करेंगे, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ मैं ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाता हूँ कैसे काम करें, फिर हम उसके बाद आगे डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे उसने दो हमें चीज़ें दी हुई हैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए, इनको कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या करता है के लिए आपके लिए जगह बना के रखता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें या यहाँ पे टेक्स्ट डालें, ठीक है। तो उसने यहाँ पे दो प्लेस होल्डर हमें दिए हुए हैं। एक में उसने लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे उसने लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। बॉडी टेक्स्ट का उसने साइज छोटा रखा हुआ है और टाइटल का साइज में बड़ा रखा हुआ है, तो इनको प्लेस होल्डर कहते हैं। ये आप खुद भी बनाते हो और यही आपकी मास्टर स्लाइड है।
कि उसने पहले से चीज़ें बना के रखी हुई हैं कि मैं आऊँ और यहाँ पे आके जस्ट टेक्स्ट ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये टोटल 2 चीज़ें इसने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। तो इन दोनों का फ़िलहाल यहाँ पे डिलीट कर दें, हम खुद से अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी ऐड हो सकता है। तो हम एक प्लेन बिल्कुल एम्प्टी स्लाइड के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको सारी इन बैनर से गो थ्रू करवा देता हूँ कि इनमें क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या चीज़ क्या करती है। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो कि कौन सा कोई बटन इस तरह का है जो आपने देखा है और आपको पता नहीं है कि वो किस तरह काम करेगा, तो वो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी हम देख लेंगे। सो अब आते हैं वापस यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास फाइल के ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपल जो आप समझ लो कि यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं, लेकिन हम हमेशा ब्लैंक फाइल से स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे सेव वगैरह के ऑप्शंस हैं, वो आगे चल के हम देख लेंगे। सेव कंट्रोल ऐसे सिंपल सेव होता है, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वापस आते हैं, यहाँ स्टार्ट होता है सारा कुछ। ये होम है, इसके अंदर आपके मेन ऑप्शंस ने दिए हुए हैं कि आप कुछ पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं पेस्ट के, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं। उसके अलावा न्यू स्लाइड का ऑप्शन है कि आपको नई स्लाइड चाहिए तो किस स्टाइल की नई स्लाइड चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, टाइटल और कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेडर है, यानी कि डिफरेंट स्टाइल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो दो चीज़ों का अपनी स्लाइड पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल है और नीचे यहाँ पे हेडिंग है उसकी, और उसके बाद उसने यहाँ पे आपको इमेज ऐड करने की या टेबल्स वगैरह ऐड करने की ऑप्शन दी हुई है। तो इस तरह से बने बनाए आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं, और आप खुद से भी इस तरह के ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका नाम रख सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये हम जब मास्टर स्लाइड क्रिएट करेंगे उसमें ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो यहाँ पे लेआउट वगैरह क्रिएट की हुई है, वो अगर आपकी स्लाइड बनी हुई है और उसका लेआउट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेट करना है, आपने कोई गलत कर दिया है, चीज़ एडिट कर दी है, उसमें आपका लेआउट ख़राब हो गया, तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, आप सिंपल यहाँ से न्यू स्लाइड क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। मैं साथ साथ बताता भी चाहूँगा कि कॉमन आप बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ करोगे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पे हमने लेक्चर 40 लिख दिया, और उसके बाद हम इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसका बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्ड में नॉर्मली चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, इतनी आपको पता होंगी कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसका इतना कर रहा हूँ कि ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज कहाँ से होगा, ये सिंपल यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज के ऑप्शन हैं, सेम उसी तरह से जैसे हम लोग वर्ड वगैरह में करते हैं। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपने वर्ड कभी यूज़ किया होगा, ठीक है। नहीं भी यूज़ किया तो मैं साथ से यहाँ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह इस तरह से चेंज करोगे। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं चेंज करने को, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं यहाँ से, जो कि हम कभी नहीं देंगे। उसके अलावा आप स्ट्राइक ये यूज़ कर सकते हो, या आप कभी कोई इसमें टेक्स्ट लिखना है आपने जिसको दिखा रहे हैं कि कट करना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई इसका काम नहीं है। उसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत यूज़ होती है वो आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग है टेक्स्ट की, ठीक है। इसमें लूज़, वेरी लूज़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिज़ाइनर्स नहीं यूज़ करते, इसलिए यहाँ पे उस तरह से ऑप्शन नहीं दी हुई कि आपने कितनी स्पेसिंग देनी है। तो सिंपल उसने आसान अल्फाज में लिखा हुआ है लूज़ या वेरी लूज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपर केस लोअर केस करना है टेक्स्ट को, ये वो ऑप्शंस आ गए यहाँ पे सारे, ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। सिंपल सेंटेंस केस ये करता है कि पहला जो लेटर है किसी सेंटेंस का उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। उसके बाद अपर केस में सॉरी लोअर केस में सब कुछ लोअर केस में आ जाएगा, अपर केस में सारा कुछ अपर केस में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर लेटर कैपिटल हो जाएगा, और टॉगल केस के अंदर कोई लेटर कैपिटल होगा कोई स्मॉल होगा तो उसको मिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद आपके पास कलर चेंज करना ऑप्शन है, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है, जो भी कलर आप देना चाहो, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा ये आपके पास मैंने बता दिया कि फ़ॉन्ट कम ज़्यादा करने का ये भी ऑप्शन है, और उसके अलावा यहाँ पे भी ऑप्शन है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे रिमूव फॉर्मेटिंग का या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल जो टेम्पलेट का बेसिक फ़ॉन्ट है और फ़ॉन्ट साइज़ है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी फॉर्मेटिंग हुई भी थी इस पर क्लिक करेंगे तो सारी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स वगैरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास नंबरिंग का ऑप्शन है, ये उसने लाइन हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से, तो आपकी यहाँ से लाइन हाइट है वो एडजस्ट हो सकती है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उसने टेक्स्ट की डायरेक्शन दी हुई है, आपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, क्या डायरेक्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के लिए, और ये रोटेट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ कि इसके अंदर उस तरह से टेक्स्ट बड़ा नहीं होता जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर में करते हैं कि यहाँ से पकड़ के उसको बड़ा छोटा करेंगे, तो वो चीज़ के अंदर मौजूद नहीं है, आपको टेक्स्ट हमेशा यहाँ से बड़ा छोटा करना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास अलाइन टेक्स्ट है कि आपने इस बॉक्स के सेंटर में अलाइन करना है, लेफ्ट पे राइट पे, तो ये नॉर्मली हम लोग इसको ज़्यादा सेंटर में, सॉरी हमने गलती कर दी है कि हमने इसको हाथ से पकड़ के रोटेट कर दिया, ये ऐसे आएगा यूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रोटेशन हमेशा टॉप पे यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने टेक्स्ट को मिड में रखना है, सेंटर में रखना है, तो वो चीज़ भी आपके इस बॉक्स के सेंटर में या मिड में आती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये स्मार्ट आर्ट है, इसको आगे चल के देखेंगे जब हम लोग कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको चीज़ करवा दूंगा। ये टेक्स्ट की एडिटिंग है सारी, ठीक है, ये जो मेन टेक्स्ट पे आप एडिटिंग कर रहे होते हो वो यहाँ से आती है। मज़ीद टेक्स्ट की एडिटिंग जो है वो फॉर्मेट में जाके टॉप पे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं मेरा फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये देखें मेरा भी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर वो पहले वाला कहाँ से आया था? वो जो पहले वाला आया था वो तब आया था जब मैंने इस पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं इसका, जो भी बैकग्राउंड आप रखना चाहो इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा आउटलाइन आप क्रिएट कर सकते हो इस पूरे बॉक्स की, आउटलाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ी सी शार्प आउटलाइन यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ से आउटलाइन का जो स्ट्रोक है वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, आगे चल के वो दिखाऊंगा कहाँ से होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसमें स्ट्रोक वगैरह दिया हुआ है, तो ये आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। ये भी ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ें और दिखा दूँ। यहाँ पे और फॉर्मेटिंग मौजूद है, बने बनाए पड़े हुए, इनमें से आपने कभी कोई यूज़ नहीं करना, बराए मेहरबानी ये कुछ ना कीजिएगा कभी भी यूज़, क्योंकि ये बनी बनाई चीज़ है और क्लाइंट खुद भी देखता है ये चीज़, तो उसको लगता है कि ये तो कोई काम नहीं किया इसने, तो मैं खुद भी कर सकता था, तो फिलहाल इसको नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट का फिल है, यानी कि टेक्स्ट का कलर है, उसके बाद टेक्स्ट की आउटलाइन भी है यहाँ पे मौजूद, जो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझ लें कि ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ये इंतहाई बुरी लगती है चीज़। उसके अलावा टेक्स्ट का शेडो है, जो मैंने आपको मना किया कि टेक्स्ट का शेडो हम नहीं डालते। रिफ्लेक्शन है टेक्स्ट की, कभी आपको कोई बहुत ज़रूरत पेश आ जाती है, वरना आपने कभी नहीं यूज़ करना, ये भी कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं है। ग्लो भी टेक्स्ट का हम नहीं यूज़ करते। उसके अलावा यहाँ पे 3D इफेक्ट है टेक्स्ट का, वो भी कभी यूज़ नहीं करते। टेक्स्ट रोटेशन है, इन केस आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट लगा रहे हो तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, डेट्स फाइन, इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, अगर आप राउंड में टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो ये वो बनी बनाई चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं, तो इनको भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अनलेस कि आप किसी शेप के साथ उसको राउंड करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दें कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी नहीं यूज़ करनी। बाकी यहाँ पे और चीज़ें आगे चल के हम साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये आपकी टेक्स्ट की एडिटिंग है जो फ़िलहाल सिर्फ इतनी है, और इसी के अंदर आपने प्ले करना है। अच्छा, क्वेश्चन है सर आपके पास MS ऑफिस का कौन सा वर्जन है? मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। कमेंट्स देखते हैं जल्दी जल्दी साथ। ठीक हो गया। वॉइस थोड़ी सी कम है, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं ज़्यादा कहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से तो मेरी अपनी वो वॉइस ज़्यादा होगी। खैर, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, एक ही है, ठीक है। सर बेसिक्स तो आते हैं पावर पॉइंट के, आई नो काफ़ी बच्चों की चीज़ें पहले से आती होंगी, लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हर बच्चे को चीज़ नहीं आती। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी सर, थीसिस के लिए था यूज़ वर्ड, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, सर लेवल इम्बोस इफेक्ट देने के लिए भी तो यूज़ हो सकता है, अवॉइड करें उसको, क्योंकि अक्सर लोग उसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस के अंदर, जो कि अच्छा नहीं लगता। अगर अनलेस कि आप किसी जगह पे ऐसा यूज़ करें कि आप उसको इफेक्ट की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो वहाँ पे दे सकते हैं, वरना थोड़ा अवॉइड ही करें। अच्छा, टूल्स ऑप्शन इफेक्ट्स का दिल तोड़ दिया आपने, वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना शौक एक दफ़ा पूरा करें, क्लाइंट को नहीं यूज़ करके देना, ठीक है, अपने इस्तेमाल में करें, कोई मसला नहीं है। अपना नाम लिखें उसके अंदर, DP बना लें अपनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट को ना सेंड कीजिएगा। ओके, सो ये चीज़ थी टेक्स्ट के लिए। अब आपके शेप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे बनी बनाई शेप्स मौजूद हैं। इलस्ट्रेटर की तरह आपको शेप्स बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, यहाँ पे हर शेप बनी हुई है। तो कोई भी शेप फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट से मैं एक ये सर्कल शेप लेता हूँ और इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब शेप्स का क्या कुछ है इसके अंदर मौजूद वो दिखाता हूँ जल्दी से। आप शेप्स के कलर चेंज कर सकते हो, होम पे आते हैं तो यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे उसने वेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपके आउटलाइन का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, ठीक है, आप कोई भी आउटलाइन से क्रिएट कर सकते हो।
उसके अलावा आप इसके जो एक सेकंड यहाँ में क्या दिखा रहा था आपको, हाँ, आउटलाइन अगर ख़त्म करनी है तो नो आउटलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है, और अगर फिल ख़त्म करना है तो नो फिल का भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपकी कोई शेप बनी हुई है किसी स्पेसिफिक साइज़ के अंदर, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपकी कोई स्पेसिफिक साइज़ के अंदर शेप बनी हुई है और आप उसी शेप को चेंज करना चाहते हैं कि अभी ये सर्कल क्रिएट हुआ हुआ है, मुझे फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी, मुझे साइज़ चेंज नहीं करना, इसी के अंदर मुझे शेप चेंज करनी है। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे स्क्वायर ला के एग्जैक्ट इतने एरिया में बना दूँ, लेकिन कभी कोई कम्प्लेक्स शेप है तो वो चेंज कैसे होगी? आप फॉर्मेट में जाओगे, एडिट शेप में जाओगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडिट शेप का, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है चेंज पॉइंट का, चेंज शेप का, सॉरी, ठीक है, चेंज शेप पे जाओगे और यहाँ से जो भी शेप आपने चेंज करना है, स्क्वायर क्रिएट करना है इसको, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या किया हमने, एडिट शेप में गए, यहाँ से गए और कोई भी शेप सेलेक्ट करोगे, ये साइज़ वही रहेगा, जस्ट शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखें उसने उसको जो आपका मल्टीप्लाई का निशान था उसमें चेंज कर दिया, उसमें साइज़ चेंज करा क्योंकि उसका विड्थ जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। यहाँ से एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये देखिएगा इसका जो आउटर स्पेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। हम कोई और शेप देखते हैं, ये वाली फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसने उसी साइज़ के अंदर शेप चेंज कर दी। ठीक है, तो ये शेप चेंज का ऑप्शन है इसके अंदर। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी इसके अंदर है एंकर पॉइंट्स वाला, जो कि राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स में आता है। ठीक है, जैसे हम लोग एंकर पॉइंट वहाँ पे एडिट करते थे, सेम उस तरह का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट्स पे तो यहाँ पे उसने उसी तरह से एंकर पॉइंट्स वगैरह दे दिए हैं, तो आप उसको भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूँ करके जो भी आप चेंज करना चाहो आप अपनी शेप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मर्ज़ी बना लें, तो वो अंडा हम इसमें बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक ऑप्शन, और इसके अंदर नए जो आपके पास वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर आई एम नॉट श्योर कि 2010 वाले वर्जन में ये है या नहीं है, लेकिन 13 के बाद ये ऑप्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, तो ये आपकी शेप के ऊपर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी शेप्स की मल्टीपल चीज़ें हैं, वो आगे चल के साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊँगा। बाकी ये शेप्स मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है, आप इनके ऊपर काम करेंगे। सो टेक्स्ट और शेप नॉर्मली यूज़ होते हैं, बाकी हम अभी ये डिज़ाइन करते हैं, साथ साथ तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्लियर लिख दें, फिर हम ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक कमेंट्स देख लूँ। ओके, सर अपने शो के लिए यूज़ करना है, कर लें, कोई मसला नहीं है। सर गेट इनटू पीसीस 2019 वर्जन मिल जाएगा, आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, वरना नॉर्मली मैं टॉरेंट ही यूज़ करता हूँ, टॉरेंट यूज़ कर लिया करें, उससे ज़रा इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी, दिस इज़ फ़न। अभी तो फ़न स्टार्ट हुआ है, आपको आगे चल के और ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी इसके अंदर, क्योंकि ये ज़रा टूल आसान है तो इसमें हो सकता है कि आप ज़्यादा काम करें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये वाली एक स्लाइड है जिसके अंदर उसने यूट्यूब लिखा हुआ है और नीचे ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, यानी कि इनकी एक टैगलाइन है। हमने इसको डिज़ाइन करना, तो पहले कवर जो हमारे पास स्लाइड आएगी उसमें कोशिश ये होती है कि ज़रा इम्पैक्ट क्रिएट हो, और नॉर्मली उसमें हम बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं जो हम रिज्यूम में करेंगे, क्लाइंट ने हमें सेंड किए हैं, और सारे जो हैं वो वीडियो मेकर्स को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई कैमरा उठा के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, वीडियो मेकर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, तो उनको हमने टारगेट किया। तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करके एक इमेज लेके आता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ इस तरह से। ठीक है, सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। मैं कमेंट देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। सर जी, इसमें क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन भी होता किसी और नाम से, मुझे भूल गया है, अगर हो सके तो बता दें। इसमें क्लिपिंग मास्क नहीं है, आप डायरेक्ट इमेज की शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपिंग मास्क की ज़रूरत पेश नहीं आती इसके अंदर। सर मेरे पास 16 वर्जन है, इसमें ये ऑप्शंस हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि 13 के बाद तमाम में ये सेम ऑप्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड कर दिया। अब मसला ये है कि ये जो इमेज मैंने ऐड किया इसको पूरे बैकग्राउंड पे होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रख के और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको फिट कर दिया। अब इसमें मसला ये है कि ये जो नीचे इमेज है ये हमारी स्लाइड से थोड़ा सा बड़ा है, कि इमेज जो है मेरी स्लाइड से, ये देखें, बाहर जा रहा है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? सिंपल क्रॉप के साथ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये फॉर्मेट में जाके टॉप पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, तो जो मेरी स्लाइड है ये नीचे बिल्कुल मुझे बाउंड्री नज़र आ रही है अपनी स्लाइड की, यहाँ जाके मैं छोड़ दूँगा इसको, तो इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा।
जूम आउट करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो कितना एरिया आपने दिखाना है, ठीक है। कोई टूल वगैरह सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल क्रॉप ही सारा कुछ आपको करके देगा। यहाँ कोई सिलेक्शन, कोई डायरेक्ट सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल आप ड्रैग करोगे तो आपको एडजस्ट कर देगा। अच्छा, एक और तरीका भी है क्रॉप का, मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे लाके। तो अब मेरे जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बिल्कुल इसके स्लाइड पे फिट करना है इस इमेज को। तो एक और तरीका ये, इस पर क्लिक किया और अब नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रॉप पे, और ये ऑप्शन आ रहा है एस्पेक्ट रेशो, कि किसी रेशो में से क्रॉप करना है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो 16:9 का है, तो ये नीचे उसने रेशो दी हुई है हमारे वाली। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उसने 16:9 का खुद ब खुद क्रॉप करके दे दिया। मैं साइड पर क्लिक करूँगा, अब मेरा इमेज जो है वो टेक्निकली बिल्कुल फिट आना चाहिए इस तरह से, ठीक है, क्योंकि उसने इसको क्रॉप कर दिया है 16:9 में। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिड में करने के लिए वापस इस पर क्लिक करूँगा और क्रॉप में जाके इसको बिल्कुल हल्का सा ऊपर कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल इस पर फिट आ जाए, ठीक है। सिंपल मूव करने से चीज़ें सेट हो रही हैं, कोई टूल नहीं सेलेक्ट करे, सिंपल क्रॉप पे जाते हैं, वो सारे ऑप्शन हमें दे रहा है। तो ये काफ़ी आसान है उस लिहाज से। अच्छा सर, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का काम ही काफ़ी होगा फाइवर पे अगर काम करना आ जाए तो? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं जो सिर्फ पावर पॉइंट का काम करते हैं और वो उसी से अर्निंग कर रहे हैं, 2-3 लाख अर्न कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम करते हो, ठीक है। तो बाकी आप पावर पॉइंट के गिग सर्च भी करोगे तो वहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 60% 70% को मैं जानता हूँ, और उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए पावर पॉइंट का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको काम आता है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको काम मिल जाएगा, ठीक है उसमें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है उसका। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, एक मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, जो मैं अपना पहला बैच पढ़ा रहा था उसमें हम बिल्कुल यानी कि रोज़गार उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें हमें भी नई नई पता चल रही थी कि टूल्स वगैरह मिसिंग थे, ऐसा की चीज़ें थी। तो वहाँ पे जो लैपटॉप हमने रखे थे उसमें उस टाइम इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हुआ था, यानी कि थोड़ा टाइम लग रहा था इंस्टॉल करने में। तो जब तक इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हुआ था मैंने कहा कि चलो MS ऑफिस हुआ हुआ है, मैं उसी में आपको कुछ ना कुछ करवा देता हूँ। तो मैंने पावर पॉइंट वहाँ पे सिखाया उनको, पावर पॉइंट थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के बेसिक्स पढ़ाए उनको, अलाइनमेंट पढ़ाई। तो मसला ये हुआ कि एंड तक उनको इलस्ट्रेटर पे शिफ्ट होने में बहुत टाइम लग रहा था, उनको पावर पॉइंट बहुत आसान लगा। तो जब मैंने इलस्ट्रेटर करवाया, नहीं नहीं सर इलस्ट्रेटर नहीं मज़े का, ये पावर पॉइंट ठीक है। मैं रिज्यूमे डिज़ाइन का काम दूँ, मैं पोस्टर डिज़ाइन, सोशल मीडिया जो कहूँ उनको, वो पावर पॉइंट में बनाई जा रहे थे। ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जो है नॉर्मली वो इलस्ट्रेटर की फाइल मांगता है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा पावर पॉइंट जो हूँ वो लास्ट वीक में करवाता हूँ, क्योंकि आपको तब तक इलस्ट्रेटर अच्छा आ चुका होता है, तो फिर पावर पॉइंट साथ करते हैं तो वो एक प्लस चीज़ हो जाती है। ओके, सो ये हमने सिंपल इमेज यहाँ पे क्रॉप कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमने ये वाला जो लोगो है ये कॉपी किया यहाँ पे ला के और ये पेस्ट कर दिया, सिंपल लोगो, ठीक है, कोई और साइंस नहीं है इसमें। अब जो मेरा ये पर्सन है ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसको बैक पे करना पड़ेगा, तो मैं क्रॉप में जाता हूँ और अब की बार ये नीचे वाला जो मेरा ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इसे कट करूँगा इतना, ताकि मेरे लोगों से थोड़ा दूर हो जाए, ठीक हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, टिप है जस्ट फॉर द फोटोग्राफी, कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी इंसान को क्रॉप करते हैं तो हमेशा उसके एंकल से क्रॉप करते हैं, यानी कि उसके अगर पैर काट रहे हैं या हाथ काट रहे हैं तो हमेशा उसको ये इतना क्रॉप करेंगे। अगर यहाँ पे आप इस तरह क्रॉप करते हो तो ये बड़ा ऑड सा लगता है, हल्के से जूते भी नज़र आ रहे हैं तो वो प्रॉपर बनती नहीं है चीज़। तो हमेशा हम इसको प्रॉपर एंकल से क्रॉप करेंगे, और अगर बाजू काट रहे हैं उसके तो बाजू भी यहाँ से कटेंगे, ठीक है, हाफ से। तो ये कसाइयों वाला एक तरह समझ लें कि आपको मैंने दी है टिप, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कट जो करेंगे हम उसको हमेशा एंकल्स के ऊपर से करेंगे ताकि वो नेचुरल फील दे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब ऐड कर दिया, उसके बाद उनका ये नीचे जो टेक्स्ट है ये सिंपल कॉपी करूँगा और यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। अब इसे फॉर्मेटिंग करनी है। हमने पढ़ा है कि रोबोटो फॉन्ट जो है, यहाँ से मैं रोबोटो फॉन्ट सर्च करता हूँ, रोबोटो कंडेंस हम यूज़ कर लेते हैं और इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा, बल्कि इसकी विड्थ ज़्यादा करते हैं और साइज़ छोटा करते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से आपका इमेज ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी कम करूँ इसके टेक्स्ट बॉक्स की, और इन दोनों को मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप में जाके ग्रुप कर रहा हूँ, तो वो ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। आप सिंपल Ctrl+G प्रेस करोगे तब भी ग्रुप हो जाएगा, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर, ठीक है। और मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि मिड में हो और सेंटर में हो, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, ठीक है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है,
इस पर क्लिक करेंगे और सेंटर लाइन, ठीक है, और वापस मिड अलाइन, तो ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह के अलाइन के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको अनग्रुप कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी से, ठीक है, अनग्रुप हो जाएगा और आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने पहले इसकी स्लाइड क्रिएट कर दी। इसमें थोड़ी सी मैंने एक एडिशनल चीज़ रखी हुई है, अगर आप इसको और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे मैंने PNG क्लाउड ऐड किया हुआ है, ये सिंपल क्लाउड है। तो क्योंकि ये क्लाउड्स में खड़ा हुआ है तो हम इस तरह से यहाँ पे हल्का सा इधर या इधर नीचे हल्का सा क्लाउड ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू गिव एन डिटेल, ठीक है, हल्की सी और डिटेल देने के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा एक सेकेंड ज़रा मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो शायद रुक गई है। आई थिंक वी आर लाइव। ठीक है, नहीं रुकी, ओके फाइन। सो उसके बाद मैं एक सेकंड कमेंट्स देख लूँगा, मुझे यहाँ पे क्योंकि दूसरा लैपटॉप जो है मेरा, उस पर मेरी वीडियो रुक गई है, मुझे चेक करने दें। अच्छा जी, लॉक कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें इसमें लॉक नहीं होते, ठीक है, वो लॉक वाला ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, यानी कि हमने यहाँ पे क्लाउड ऐड कर दिया। तो इस स्लाइड में कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो जल्दी से बता दें, मैं तब अपना ये सिस्टम चेक कर लेता हूँ इसको क्या हो गया। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताएं। ओके जी, क्लियर है, ठीक हो गया। मेरी टेक्स्ट थोड़ा हाइड हो गया, थोड़ा सा हाइड हुआ, इतना कोई इशू नहीं है। हम इसको क्लाउड को छोटा कर लेते हैं, चलो, और इसको यहाँ पे हल्का सा ऐड कर लेते हैं। हम इसको इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नीचे थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ वैसा कलर मैच नहीं हो रहा। ये जस्ट एक एडिशन है आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हो। अच्छा एक सेकेंड, ठीक हो गया। सर इसमें ओवल ऐड हो सकता है जी, बिल्कुल ऐड हो सकता है, और मैं करवाऊँगा आपको। सर ये सब टाइटल्स तो ऑफ़ कर दें, ये हम नीचे बैनर ऑफ़ नहीं कर सकते, ये बड़े स्ट्रिक्ट इसके लिए हुक्म आए हुए हैं कि ये नहीं ऑफ़ करना। अच्छा जी, और नीचे वैसे है भी कुछ नहीं कि आपको टेंशन हो कि नीचे कोई चीज़ हो। अच्छा, सर यूट्यूब के नीचे टेक्स्ट आपने पीपीटी में आके ऐड किया, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट किया इसके अंदर, ठीक है। मैंने 25 मिनट्स की देखूंगा, को समझाएगी, आई जॉइन लेट, ओके। पावर पॉइंट में न्यू फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं? ये पावर पॉइंट में अलग फॉन्ट नहीं ऐड होते, ना ही इलस्ट्रेटर में अलग फॉन्ट ऐड होते हैं, आपके सिस्टम में फॉन्ट ऐड होता है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके सिस्टम की लाइब्रेरी होती है, फॉन्ट उसमें ऐड हो रहा होता है, और फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं उसमें वो फॉन्ट खुद ब खुद आ जाता है। तो जब आप फॉन्ट इंस्टॉल करोगे तो पावर पॉइंट में खुद ही फॉन्ट आ जाएगा वो वाला। अच्छा, सर टेक्स्ट को या क्लाउड को रीअरेंज कर सकते हैं, लाइक ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक? जी बिल्कुल, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सेंड टू बैक आ रहा है, ये ब्रिंग टू फ्रंट आ रहा है, इसमें बाकी सेंड बैकवर्ड और वो वाले ऑप्शन भी मौजूद हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, सेंड टू बैक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, सब टाइटल का सिर्फ साइज़ थोड़ा छोटा हो तो फिर सही रहेगा, मार्की वाला बात नहीं कर रहा हूँ। सब टाइटल मैंने यहाँ से ऑन नहीं किए हुए, कोई भी सब टाइटल ऑन नहीं है, वो आपके अपनी जो आप वीडियो देख रहे हो उसके अंदर ऑन होंगे, ठीक है। वो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है उसमें ऑप्शन में जाके सब टाइटल ऑफ कर दो। मैंने यहाँ से कोई भी सब टाइटल ऑन नहीं किए हुए, वो आपके पास अपनी ऑप्शन में आ रहा होता है तो वीडियो आप व्यू कर रहे हो। यस, आप जब व्यू कर रहे होते हैं उसमें सेटिंग में आ रहा होगा, वो ऑटो जनरेट का ऑप्शन आ रहा है कैप्शंस का, ठीक है। सो ये हमारी पहली स्लाइड थी, ठीक है, इसमें हल्का हमने यहाँ पे क्लाउड वगैरह ऐड कर दी और ये सारी चीज़ होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं विजन वाली, ठीक है। इसमें कंपनी विजन है और यहाँ पे उसने जो भी उनका विजन है वो लिखा हुआ है। सो यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे,
और ये सारा कंटेंट आया इसको डिलीट कर दें, हम खुद से टेक्स्ट ऐड करेंगे। सेंड टू बैक की कोई शॉर्टकट की है? सेंड टू बैक की शॉर्टकट की यहाँ पे उसने नहीं ये दी हुई है के, आप के पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ले जाएगा उस पर, लेकिन नॉर्मली हम सिंपल माउस से उतनी जल्दी क्लिक कर ले इतनी देर में इनकी के वाली पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं कंपनी विजन पे। इसके लिए मैंने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, उसी तरह से ला के यहाँ पेस्ट करेंगे और क्रॉप में जाके एस्पेक्ट रेशो और 16:9, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप इसको दोनों साइड से बड़ा छोटा कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट से। अच्छा सर पहले नहीं आता था, कहाँ पे होगी सेटिंग? अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो फिर उसका मुझे नहीं पता मोबाइल पे कहाँ पे ऑप्शन आता है। लैपटॉप पे जो आपका ऑप्शन है वो सेटिंग्स में आ रहा होगा, जब इसके ऊपर वीडियो की सेटिंग्स में आओगे। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो लैपटॉप पे देखा करें, माउस पे अक्सर चीज़ें आपको क्लियर नज़र, सॉरी मोबाइल पे अक्सर चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा एक सेकेंड सर, आई एम यूजिंग MS ऑफिस फ्रॉम 10+ ईयर्स फॉर असाइनमेंट, हर बार न्यू चीज़ सीखने को मिलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही ऑफिस में लोग मैंने सुना है कि एक्सेल में इवन के PhD करवाई जा रही है। खैर अच्छा ठीक हो गया। सो ये आपके पास हमने बैकग्राउंड ऐड कर दिया और इसकी इस वाली वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग अपना जो टेक्स्ट है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में एक चीज़ कंफर्म कर लूँ। ओके फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा कंपनी विजन वाला, ये सिंपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट लाइन करेंगे इसको, ये बेसिक चीज़ें हैं तो इसमें हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीज़ को। फॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा और यहाँ से इसका कंडेंस फॉन्ट करें या जो दूसरा रोबोटो का वर्जन है ब्लैक वाला, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कंपनी विजन यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ है नीचे उसका जो ये वाला ऑप्शन है, ये पेस्ट करते हैं और लेफ़्ट, और रोबोटो लाइट का भी फॉन्ट पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और फॉन्ट साइज बड़ा कर लें, दोनों को ग्रुप किया और फॉर्मेट अलाइन और मिड, ठीक हो गया। इस तरह से आ जाएगा, अनग्रुप कर लें अब। अच्छा जी ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ें ऐड किया, अभी और चीज़ें ऐड करते हैं, इसके अंदर मैं आपको करवाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा सर PPT में स्क्रीन स्टैंडर्ड यूज़ करें या वाइट स्ट्रेच? आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कौन सी यूज़ करनी है। मोबाइल पे टॉप राइट कॉर्नर में 3, ठीक हो गया। सर मुझे काम अच्छा लग रहा है और इजी भी है, चलें अच्छी बात है। सर फ्यूचरा कंडेंस सेफ फॉन्ट तो नहीं है? फ्यूचरा सेफ फॉन्ट नहीं है वो, क्योंकि आपके सिर्फ मैक में यूज़ होता है, इसमें विंडोज़ में नहीं है। एक्सेल तो फेवरेट है मेरा, ओके ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है जी सेकंड स्लाइड। अब इस स्लाइड में थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें रेड कलर नहीं है, वो रेड कलर हमें यहाँ पे ऐड करना होगा किसी तरह से, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये कि मैं इसका टेक्स्ट जो है ये रेड कर दूँ, क्योंकि ये जो यूट्यूब का रेड है ये हमें चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रेड हमने एग्जैक्ट इसमें करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेड कैसा लगेगा और होगा किस तरह से। आप सिंपल अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ जाते हो टेक्स्ट में और ये आई ड्रॉपर दिया हुआ इसने, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना रेड कलर सेलेक्ट करते हो, तो ये बड़ा कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मिक्स हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो वो रेड इसके साथ नहीं बैठेगा, इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ के जो हमने रेड यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसने खुद रिसेंट कलर्स में यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमें बार बार अपना आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ कि हम यहाँ पे अपना जो लोगो है वो ऐड कर सकते हैं बॉटम पे, और उसके साथ मसला ये कि हमारा जो लोगो है वो है जी ब्लैक में और इसका जो स्लीव है वो भी ब्लैक है, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको अभी ही करवा देता हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें लेकिन कर लें कि एटलीस्ट कोई मुश्किल चीज़ भी हम साथ करें। इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर बताऊँगा कि हुआ क्या, ठीक है। कॉपी क्रिएट की, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर में गए, यहाँ से पिक्चर की सेटिंग में जाएंगे, पिक्चर करेक्शन में गए, ब्राइटनेस फुल कर दी, इसको ला के प्लेस किया इसके ऊपर, यहाँ से क्रॉप में गए और वापस इसमें जूम इन करके इसको हाफ क्रॉप किया और इसको दोनों को ग्रुप कर दिया, और अब की बार जब मैं वापस जाऊँगा तो ये बिल्कुल वाइट में इसके साथ आ जाएगा।
अब ये हुआ क्या है, ये हमने क्या किया है, इस पे ज़रा वापस आते हैं। मैं तब तक कमेंट्स देख लेता हूँ, थोड़ा आप इसको हज़म करें कि ये क्या हुआ है। अच्छा सर, ये रोबोटो फ़ॉन्ट स्पेसिफ़िक यूट्यूब के लिए है या मोस्टली ये यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूब की ब्रांडिंग का फ़ॉन्ट है, वो रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करें, क्योंकि क्लाइंट हमारा यूट्यूब है, तो उसके लिए हम रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ करें। रेगुलर हम जो फ़ॉन्ट होते हैं क्लाइंट के, वही यूज़ कर रहे होते हैं। सर कॉपी ऑल्ट प्रेस करके ही होगी? जी बिल्कुल। नहीं सॉरी, इसमें जो कॉपी हो रही है वो कंट्रोल प्रेस करके इस तरह हो रही है, ठीक है। वो मैंने जल्दी में कर दिया, आपको बताया नहीं, वो कंट्रोल से होगी। अच्छा, सो सवाल ये था कि हमने क्या किया। वापस आते हैं। मैं यहाँ से लेके आया एक लोगो। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ पता होगी, ठीक है जी। मैंने इसकी कॉपी क्रिएट की इस तरह से, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इशू ये फेस आ रहा है कि इसका जो यूट्यूब लिखा हुआ है ये जो है वाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्लीव इसका ब्लैक है, तो ये ब्लैक है, तो ये पढ़ा नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा हम ट्रिक यूज़ करते हुए इसको वाइट करेंगे। बजाय इसके मैं क्लाइंट को मैसेज करूँगा, वो सर जी आपने जो लोगो सेंड कर दिया तो ख़राब है, उसमें तो वाइट वर्जन ही नहीं, मुझे वाइट वर्जन सेंड करें, मैं तो आगे काम ही नहीं कर रहा, हमें एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्योंकि आपने लोगो लेट सेंड किए। तो ये सब कुछ नहीं करना जो कि अक्सर लोग करते हैं, हम खुद इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल ये जो हमने लोगो की कॉपी क्रिएट की है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया फॉर्मेट पिक्चर का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मेटिंग के, क्लिक किया इस पर, ये पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन होगा आपके पास, इसको ओपन करेंगे। ये ऑप्शन दिया ब्राइटनेस का। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जब ब्राइटनेस फुल करते हैं किसी चीज़ की तो बिल्कुल वाइट हो जाती है, ठीक है। आप में से अक्सर लड़के जो हैं मेरे तरह के, वो जानते होंगे कि ब्राइटनेस ज़्यादा करने से चीज़ वाइट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हमने सिंपल यहाँ से ब्राइटनेस फुल की और वाइट हो गई, और सिंपल हम इसको वापस ला के अपने लोगो पर प्लेस करेंगे, ठीक है। और ये जो बटन वाला एरिया है इसको मैं क्रॉप कर दूंगा, ठीक है, इतना, ताकि वो जो बटन वाला एरिया है वो रेड ही रहे। और अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ ताकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह डील हो। हमने क्या किया था कि हमने ये वाला एरिया जस्ट वाइट किया और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट इस पर प्लेस किया, और अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ और ये इससे वापस ला के इधर प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है एक और स्लाइड रेडी हो गई है। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड हेयर, अभी स्टिल इसमें हम और चीज़ भी ऐड करते हैं ताकि मैं आपको वो भी करवा दूँ। अच्छा ठीक हो गया, एक सेकंड मुझे कमेंट्स देखने दें। ठीक है। सर मतलब ओरिजिनल लोगो का हम कलर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, उसी के कलर यूज़ करेंगे ताकि एक ओवरऑल ब्रांडिंग बनी रहे। अच्छा, किसी भी कलर की ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने से वाइट हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर इसमें शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज़ करेंगे? सब में शिफ्ट प्रेस करके ही करते हैं। सर मैंने फ़ोटोशॉप में जाके एडिट कर देना था जी, ठीक है, इसलिए मैं चीज़ें आपको ज़रा साथ करवा रहा हूँ। सेकंड स्लाइड का ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, वो सिर्फ स्काई है, उसका बैक पे आसमान दिया तो उसके लिहाज से हम कुछ कर नहीं सकते उसको। सर लोगों का साइज़ कितना होना चाहिए फुटर पे? जितना आपको नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि कोई जो लोगो होते हैं वो विड्थ में ज़्यादा होते हैं, कुछ हाइट में ज़्यादा होते हैं, कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इसने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट का कहना ये है कि उनको ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा। हम ट्राई करते हैं कि हम ये कलर अगर रिमूव कर सकें, तो पावर पॉइंट आप में उसकी आपकी हेल्प करेगा और आपका ये कलर जो है वो रिमूव करना सिखाएगा कैसे करते हैं। मैं इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि ये स्लाइड की कॉपी क्रिएट हो जाए, ठीक है। और अब मैं ट्राई करता हूँ कि अगर ये होता है या नहीं होता। अगर हो गया तो फिर आपको सिखा दूँगा कैसे होगा, अगर ना हुआ तो फिर हम इसको एक्सक्यूज़ कर देंगे। एक सेकेंड, मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर्मेट में जाके कलर, और किसी हद तक हो जाता है लेकिन किसी हद तक नहीं भी होता। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, नहीं ये इसके जो है निशान छोड़ रहे हैं। करते क्या है हम इसके अंदर कि मैं किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके कलर में जाऊँगा, फॉर्मेट में जाके कलर में, और एक कलर को मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने ऑप्शन दी हुई है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पे कलर शेड चेंज हो रहा था तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, ठीक है। एक और ऑप्शन ये है कि फॉर्मेट में जाके यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और इसको हम यहाँ से इतने एरिया सेलेक्ट करते हैं कि जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बॉक्स उसके इर्द गिर्द आ जाएगा और उसने सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। साइड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से
एक सेकेंड, एक उसका स्लीव रह गया थोड़ा सा यहाँ से, और ये एरिया जो है ये भी रहता है, तो इसमें हम यहाँ से मार्क एरियाज टू रिमूव पे जाएंगे और यहाँ से हल्का सा इसमें लाइन क्रिएट करेंगे तो वो उस एरिया को भी रिमूव कर देगा। और भी देख लें अगर आपको कहीं पे कोई जगह नज़र आए तो उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से उसने उसको रिमूव कर, जिसको हम क्रॉप कर लेंगे। अब बैकग्राउंड जो है हमारा, एक सेकंड में इस एरिया को क्रॉप कर लूँ इतना, ये मैं दोबारा करवाऊँगा, टेंशन ना लें। ये एरिया इतना क्रॉप हो जाएगा और ये बैकग्राउंड अब वाइट आ गया। अब आप चाहें तो इसका जो मर्जी कलर कर लें, इसको हम यहाँ से सेंट बैक करेंगे ताकि बैक पे चला जाए, और आप जो भी कलर चाहें, रेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत फेस में आ रहा है, लाइट ऑरेंज सा किया जा सकता है इसी रेड के लिहाज से। ठीक है, तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपने देखा कि इसमें बैकग्राउंड रिमूव करना कितना आसान है। तो ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव वाला मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ कि हमने किस तरह किया है। इसी की डुप्लीकेट क्रिएट की, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड, और आपका जो एरिया आपने पहले वो सिलेक्ट करना है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करने जा रहे हैं, वो एरिया इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ताकि पावर पॉइंट को पता चल जाए कितने एरिया की रिमूव करना है बैकग्राउंड। और जो जो पिंक हो गया एरिया उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि कोई और चीज़ ना रह गई हो यहाँ पे। ठीक हो गया, साइड पे क्लिक करें तो आपका इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब वो जो एरिया हमने बैकग्राउंड रिमूव किया उसी को यूज़ करते हुए मैं एक और यहाँ पे चीज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव, और ये रेड आ गया, और इस पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, तो इस तरह से एक आपके पास चीज़ बन जाएगी। आप अगर इसको फुल स्क्रीन में देखेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो थोड़ा सा जो रेड का वर्जन था वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एक सेकंड, इसकी शेप चेंज करने दे रहा मुझे, यहाँ से एडिट में जाके, और एक डोनट शेप होती है ये वाली, ये ज़रा बेहतर है इसमें, इस तरह से यूँ। ठीक है, अब अगर आप फुल व्यू करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। ठीक हो गया, तो ये एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप रेड कलर इसमें ऐड करना चाहते हो। सर अब कंपनी विजन को रेड में कर दें? नहीं, कंपनी विजन रेड में अच्छी नहीं लगी थी, हमने ट्राई किया उसको। अच्छा, सर ये पूछना था कि हम लोगों का कलर चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा? आप ब्लैक या वाइट कर सकते हो लोगों को, और कोई कलर नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। सर बैकग्राउंड तो पूरी स्लाइड का रिमूव हो रहा है, तो वाई वी ओनली सिलेक्टेड कैमरा एरिया? पूरी स्लाइड का इसलिए रिमूव कर रहा है कि उसको जहाँ पे कंट्रास्ट चेंज नहीं नज़र आ रहा होता उसका वो रिमूव करता है। हम वापस जब उसको लेके आते हैं एग्जैक्ट जगह के ऊपर कि इसका जो है वो एरिया डिटेल में करना है, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर उसको रिमूव करता है। ठीक हो गया, तो ये आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। हमारा लोगो पीछे रह गया, उसको मैं राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी फाइनल स्लाइड जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, ओके। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया फालतू बाहर जा रहा है उसको कैसे रिमूव करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये वाली स्लाइड है। ठीक है, इसमें क्या किया उसने, अपना जो स्क्रीनशॉट है वो दिया हुआ है, हेडिंग है, और साथ में 3 पॉइंट्स दिए हैं उसने कि हमारे जो डिफरेंट बनाते हैं बाकी तमाम प्लेटफॉर्म से वो क्या हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे हम न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं, इन सबको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। एक सेकेंड, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे ये पहले स्क्रीनशॉट लेके आते हैं। स्क्रीनशॉट लाके यहाँ पेस्ट की, तो फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे बने बनाए कुछ डिज़ाइंस दिए हैं उन्होंने इमेजेस के लिए। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन भी है, ये कभी ट्राई ना कीजिएगा, जस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इतना कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक सिंपल शेडो दिया हुआ है। ठीक है, ये शेडो ज़रा थोड़ा सा मिनिमल के साथ चल जाता है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और हल्का सा रेड कलर भी ऐड करते हैं, फिर आप कहोगे रेड कलर नहीं है इसमें, तो मैं पहले रेड कलर पूरा कर दूँ ताकि हम उससे बच जाएं। ये मैं सिंपल यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट किया है, और हल्का सा यहाँ पे और दे दें, और रेड
इसको सेंड टू बैक और रेड कलर इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इमेज दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड पहले मैं करके दिखाता हूँ कि होता क्या। ये फॉर एग्जांपल इमेज है, हम जो क्लिपिंग वाली बात कर रहे थे कि आप किसी शेप के अंदर इसको क्लिप कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे क्रॉप में जाके क्रॉप टू शेप के ऑप्शन में मौजूद है कि आप किसी भी शेप के अंदर इसको क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओवल में करता हूँ तो ये सर्कल में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको करता हूँ जी किसी क्लाउड में तो इस तरह से क्लाउड में आ जाएगा। तो ये इस तरह की भी ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें कि आप किसी भी शेप के अंदर इसको क्रॉप कर सकते हो। हम क्लिप करते थे, यहाँ पर डायरेक्ट शेप में क्रॉप हो जाता है। अगर आप एग्जैक्ट सर्कल में करना चाहते हो तो पहले इसको आप जाके एस्पेक्ट रेशो में 1:1 में करोगे ताकि सर्कल बने। ये इस तरह से पूछेगा किस एरिया में करना है, तो हमने इस एरिया में करना है, और उसके बाद यहाँ सर्कल, तो ये आपके पास सर्कल में इमेज आ जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप समझ ना आए तो पूछते रहिए कि मैं साथ से दोबारा करवा दूंगा। अब आते हैं इसके ऊपर। अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसकी मैं आउटलाइन करूँगा यहाँ से ब्लैक, और वापस राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर में जाऊँगा। यहाँ से ऑप्शन आ रहा है इसके फिल एंड लाइन का, ये वाला, और इसकी लाइन ओपन करके इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की विड्थ ये लिखी आ रही है, इसको ज़्यादा करेंगे तकरीबन इतना, और उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर लें और फॉर्मेट में जाके क्रॉप में जाएंगे और अब इसकी शेप हल्की सी यहाँ से ओवल करेंगे और ये हल्का सा यहाँ से इतना कर देंगे जिससे ये एक डिवाइस की फील दे रहा है कि ये कोई टैबलेट है, ये डिवाइस है जो मिनिमल बिल्कुल डिज़ाइन के अंदर है, ठीक है। ये अगर चीज़ समझ आ गई है तो बता दें, नहीं समझ आई तो भी पूछ लें, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे हल्का सा एक इसमें डिवाइस की लुक एंड फील दी है। अगर आप इसमें और डिटेल देना चाहें तो मैं ट्राई करता हूँ अगर हम वो दे पाएँ। एक सेकेंड, ये इस तरह से बन जाएगा, इसको ग्रुप कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक वो डिवाइस की लुक एंड फील आ जाएगी कि ये किसी डिवाइस के अंदर उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है वो दिखाई हुई है। कोई भी चीज़ समझ ना आए, कुछ भी जो स्टेप है वो समझ नहीं आता तो फ़ौरन पूछा मेरे से। मैं तब तक यहाँ बाकी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। सिंपल मेन फीचर्स ऑफ यूट्यूब ला के पेस्ट किया यहाँ पे, और इसको यहाँ से हम वही लेफ़्ट अलाइन और इसको रेड कलर दे के, बल्कि ब्लैक ही करते हैं, और ये भी अपर केस में ही आएगा जस्ट लाइक बाकी हेडलाइंस इस तरह से, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास ये नीचे टेक्स्ट है, इसको मैं पहले ला के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट हम यहाँ पे 3 ला रहे हैं इनके साथ हमने आइकन्स ऐड करने हैं। तो पहले जो सबसे लंबा टेक्स्ट है हमेशा उसको लेके जाते हैं ताकि अगर वो पूरा आ जाएगा तो फिर बाकी सारे जो हैं वो भी फिट आ जाएंगे। इस तरह से, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप सर्कल्स क्रिएट कर दोगे छोटे छोटे से, ठीक हो गया। ये तीनों हमने यहाँ पे जो उनके फीचर्स थे वो ऐड कर दिए, और यहाँ से बाकी आप टेक्स्ट ला के पेस्ट कर दोगे, ठीक हो गया। ओके, अब मैं आता हूँ कमेंट्स पे, देख लेते हैं कोई मसला हो तो। अच्छा, ठीक हो गया सर। इस प्रीवियस स्लाइड पे जो सर्कल बनाया था वो कैसे किया? एआई में तो पाथ फाइंडर से करते हैं हम। मैं दोबारा करवाता हूँ। सर पता लगता है 7 साल लगाए हैं आपने इसकी, आपके इस फील्ड में। साढ़े 7 साल मेरे इसमें ही नहीं लगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रा वो है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड सर्कल पे सर्कल कैसे ऐड किया है मैं दिखाता हूँ, सर्कल कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा कि सिंपल मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है। और ये कॉपी किया इमेज, जस्ट इमेज यहाँ पे आ गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रॉप में जाके पहले इसको 1:1 किया, क्योंकि सर्कल की विड्थ और हाइट सेम होती है तो पहले हम इसको 1:1 में करेंगे, ठीक है। वो पूछा कि आपने कौन सा जो इमेज का पार्ट है वो दिखाना है, वो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से स्क्वायर में मेरे पास आ जाएगा। अब इसकी शेप चेंज करनी है, क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप टू शेप, और ये सर्कल, ठीक है।
इस पर क्लिक करूँगा तो ये सर्कल में हमारे पास इमेज आ जाएगा। इसका आप छोटा कर लें साइज़, तो इस तरह से ये सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्रॉप में जाके यहाँ से और राउंड। उसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी शेप ये इस तरह से हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्लाइड आ गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ज़रा बैलेंस कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं चेक कर लूँ कि ये अलाइन टू मिड हो, और इनको भी ग्रुप करके अलाइन टू मिड। ठीक हो गया। इनमें भी आइकन ऐड नहीं करें ताकि हम पहले बाकी स्लाइड्स कंप्लीट कर लें, फिर मैं आइकन ऐड करवाता हूँ। आइकन जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हैं, तो वो भी हम कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टीम स्लाइड है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा चीज़ को, क्योंकि वही सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ जब हमने पढ़ा हुआ है। बीच में कोई और चीज़ आएगी तो मैं बता दूँगा। सिंपल यहाँ से हम इसके लिए इमेज ले आते हैं। ये वाला ऑफिस का इमेज है इनका, यूट्यूब का ही ऑफिस है। और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिएगा कि हम ओवरले ऐड करने लगे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते थे कि ओवरले कैसे ऐड करते हैं। तो ये वो चीज़ है। यहाँ पे क्लिक किया, रेक्टेंगल लेके आया, पूरी स्लाइड के ऊपर इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। आउटलाइन ख़त्म कर देंगे इमेज की, इसकी शेप की, और शेप का कलर कर देंगे डार्क। ठीक हो गया। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे। इसकी जो ओवरले हमने क्रिएट किया, जो डार्क ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट का। ये आप जब यहाँ पे कलरिंग में जाओगे, फिल में जाओगे, तो सॉलिड फिल के नीचे आपका ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो इस तरह से जस्ट लाइक ओपेसिटी ये इसके अंदर इस तरह से क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे, ये हमारा कितना है, एक सेकेंड, मुझे साइज़ चेक करने थे हमारी हेडिंग्स का। ये 40 है और ये 32 है। इसको हम 40 पे नहीं लेके जा सकते, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। और ये एक हेडिंग में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ ला के पेस्ट कर रहा हूँ, सेंटर वाइट टेक्स्ट, और इसको यहाँ ला के प्लेस करता हूँ। सिंपल प्लेसमेंट है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको कॉपी किया यहाँ पे और राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा हुआ क्या है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट कंट्रोल सी से, यहाँ ला के कंट्रोल वी पे पेस्ट करता हूँ, तो ये इसको ब्लैक कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में टेक्स्ट है कैलबरी फॉन्ट में। यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ ब्लैक में टेक्स्ट कैलबरी फॉन्ट पे, तो मेरा वो जो यहाँ फॉर्मेटिंग थी वो सारी ख़राब होगी। उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और ये 3 बल्कि 4 ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि जो यहाँ की टेम्पलेट या यहाँ की थीम है उसके लिहाज से पेस्ट करूँ। तो ये देखें पीछे अब पेस्ट होगा, तो वो टीम किस तरह से पेस्ट कर रहा है, जो यहाँ की थीम है उसके लिहाज से। थीम क्या है यहाँ पे, ये देखें कैलबरी फॉन्ट यहाँ के सेट हुए हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है, कि जहाँ से मैं ये टेक्स्ट लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट कहाँ से लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे 40 कैलबरी का सेट हुआ है। तो यहाँ पे जब पेस्ट करता हूँ तो ये देखें वो सोर्स की फॉर्मेटिंग में पेस्ट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन ये है कि एज अ पिक्चर पेस्ट करूँ, क्लिक करूँगा तो ये एज अ पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। अभी एडिट नहीं हो सकता, ये पिक्चर बन गई है। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। और लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कीप टेक्स्ट ऑनली, कि सिर्फ टेक्स्ट लेके आओ, फॉर्मेटिंग वहाँ वाली ना लेके आओ। तो यहाँ क्लिक करूँगा तो जस्ट जो टीम का टेक्स्ट था वो पेस्ट होगा, वहाँ वाली जो फॉर्मेटिंग है, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका साइज़, वो चीज़ें नहीं आएंगी। अगर मैं सादा पेस्ट करता हूँ तो ये देखें फॉन्ट, कलर, वो सारा कुछ साथ आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके और ये वाला करता हूँ कीप टेक्स्ट ऑनली, तो जस्ट जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट था वो आएगा, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, और उसी कलर के अंदर यहाँ पे टीम पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कमेंट्स देख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, ठीक हो गया। सर आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, आपको फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी टिप्स पता हैं। मैं डिज़ाइन का काम करता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी की टिप्स इसलिए मुझे पता है कि फ़ोटोज़ को हैंडल कैसे करना है। फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़र्स को नहीं पता होती मुझे वो पता है। लेकिन मेरे पास कोई बहुत महंगा इक्विपमेंट नहीं है, मैं मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं इसको ये नहीं कह सकता कि लाइक इट्स माई हॉबी या शौक़ है, बट आई एम गुड एट फ़ोटोग्राफ़ी, इतना मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता हूँ। ओके, सर वो डोनट वाला सर्कल का पूछ रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, डोनट वाला सर्कल ये वाला पूछ रहे हो तो ये मैं करवा दूंगा क्लास के एंड में दोबारा से। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने ये करवाना है। अच्छा सर, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, 70% पे जाके छोड़ता हूँ और एंड में काम ख़राब हो जाता है, अच्छा फिनिश नहीं मिलता। इसका जवाब मेरे माइंड में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये यहाँ पे दे नहीं सकता। लेकिन उससे आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल
फ़िलहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं हमेशा आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो उसके एंड रिज़ल्ट पे होना चाहिए, यानी कि आइज़ ऑन प्राइज़, कि जो एंड में मुझे प्राइज़ मिलेगा, ये जो जो एंड मिलेगा उस पे होना चाहिए। तो फिर आप 70% या 80% पे रुकोगे नहीं। सिंपल मैंने आपको चीज़ बताई है कि अपने काम से मोहब्बत करें, तो मोहब्बत में इंसान कभी बीच में रुकता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि हम लोगों ने ये इमेजेस वगैरह ऐड करने हैं। तो मैं पहले यहाँ पे इनके जो नाम हैं उनकी जगह बनाता हूँ। नाम ये वाला कॉपी करते हैं, यहाँ पे यहाँ ला के पेस्ट करते हैं। सेंटर है, टेक्स्ट वाइट करेंगे और यहाँ से लाइट फॉन्ट, और इसको मैं यहाँ पे ला के इसको मिट करता हूँ। अभी मुझे समझ आ रही है कि मेरा जो ओवरले है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके फाइन, सो ये नाम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 3 नाम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये 3 नाम आ जाएंगे। अभी बहुत कुछ हमने सीखना है पावर पॉइंट में और, तो इसलिए फ़िलहाल टेंशन लेने की चीज़ें अलाइन कैसे हो रही हैं, रखी कैसे जा रही हैं। इन तीनों इमेजेस को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इन तीनों को मैं करता हूँ जी राउंड इस तरह से। ये वाला भाई साहब ओवल हो गए, इनको हम यहाँ से क्रॉप करते हैं 1:1 में। तो ये इस तरह से यहाँ पे, अब इसके मैं बाल पूरे करूँ या इस बंदे को पूरा करूँ, चलें इतना काफ़ी है। ठीक है, सो ये तीनों यहाँ पे इस तरह से इक्वल आ गए। अब इन तीनों का साइज़ इक्वल करना है, तो उसके लिए मैं एक का साइज़ लूँगा। पहले एक को प्लेस करते हैं यहाँ पे, इनका साइज़ और बड़ा कर लेते हैं, इतना फाइन। ठीक है, अब इसका साइज़ मैं लूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और ये दोनों जो हैं 2.28 का यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है कि इसका जो साइज़ है वो क्या है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ सिंपल कॉपी करूँगा, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनके साइज़ भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये इस तरह से दोनों उस साइज़ में आ जाएंगे, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म जैसे हम वहाँ पे करते हैं। ठीक हो गया, तो ये तीनों जो हैं इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनकी बाउंड्री थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं कि एंड कहाँ पे हो रही है पिक्चर। तो ये फॉर्मेट में जाके यहाँ पिक्चर बॉर्डर या होम पे जाके आउटलाइन, ठीक है, जस्ट लाइक आउटलाइन जैसे मैंने पहले ऐड की, और उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे इतनी। नीचे जो नाम है वो थोड़े से नीचे कर लेते हैं और बाकी इनके नाम ऐड कर दें। स्टीव शैन ये है, और जवाद करीम जो है, और सॉरी हमने जवाद करीम जो है यहाँ पे लिखना था, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा जवाद करीम, और ये अपनी टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरह से। स्टीव ये वाला है, सेंटर है, और ये शेड हॉर्ले। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से तीनों आ जाएंगे। अब बताएं इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जवाब क्या होगा? हर जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वी आर ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं लाहौरी हूँ। ठीक है जी, तो ये आई होप यहाँ तक जो है स्लाइड आपको क्लियर होगी। अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। मैं ये सारा कुछ रिपीट करवा दूंगा बीच बीच में, जो चीज़ें आपको नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं मेक श्योर ये कर रहा हूँ कि हर चीज़ कवर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सो ये है जी लास्ट स्लाइड, लेट्स गेट इन टच। और उनका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो वो हम देख लेते हैं कि ये कैसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। इस सारे को यहाँ से डिलीट, सारे को यहाँ से डिलीट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली इमेज ले आते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम यहाँ पे तकरीबन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, तो इतना मैं इसको क्रॉप करता हूँ। इतना ठीक है, और उसके बाद ये वाला टेक्स्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, और इसको कॉपी किया, लेट्स गेट इन टच को यहाँ से इस तरह से, और अपर केस में लिखेंगे इसको इस तरह से, सेंटर, और ये आ जाएगा इधर। ठीक हो गया, अच्छा, हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्कल्स ऐड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में रेड कलर में, और आउटलाइन फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, और 3 सर्कल ऐड करेंगे, ठीक है, यूँ। और उसके बाद आपका जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके मैं नोट पैड में लेके जा रहा हूँ, और ये वाला जो एड्रेस है इसको कर लें आप यहाँ से रोबोटो लाइट, और ये आ जाएगा इस तरह से।
थोड़ा इसको बाहर करें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एक कॉपी और एक यहाँ पे कॉपी। उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है इसको ले आए यहाँ पे, और ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। इनको भी अपर केस करने चाहें तो ठीक हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये तीनों सिंपल टेक्स्ट यहाँ मैंने प्लेस किया, कोई साइंस नहीं है इसमें। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं ये कोई बहुत ख़ास नहीं लग रही, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा और कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। तो ये मैं सिंपल तीनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इनका आउटलाइन करूँ वाइट, और इसकी विड्थ और इंक्रीज़ करके इस तरह से। अब ये फील आ रही है कि ये कट हो के इसमें से बाहर निकल रहे हैं। चाहें तो आप इनकी और विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाके, और यहाँ से विड्थ आ रही है, ठीक है, लाइन की, ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके लास्ट स्लाइड जो है वो इस तरह क्रिएट हो जाएगी कि आपका एक इमेज भी आ जाएगा साथ में, और ये आपके पास यहाँ से जो आइकन्स के लिए जगह है वो भी बन जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन बता दें। अच्छा सर, आपने तो कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया, हम भी खुद से बनाएंगे, टेम्पलेट यूज़ करेंगे। मैंने आपको इस क्लास के शुरू में कहा था कि हम कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे। आज की क्लास में मैं यही चाह रहा था सब कुछ स्क्रैच से बना के दिखाऊं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन मैं टेम्पलेट यूज़ नहीं करता इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक हो गया सर। क्या हम मोस्टली इमेजेस यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन में? जी बिल्कुल, जहाँ इमेज यूज़ हो सकता है वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके जी, सो एक सेकंड, तो मेरा सिस्टम जो है वो बार बार मुझे तंग करने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला इशू था कि ये वाले हमें दोबारा करवा दें। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ कि डोनट वगैरह हमने कैसे बनाया। ये सिंपल इमेज है बैकग्राउंड पे, इसकी मैंने कॉपी क्रिएट की है, ठीक है। और उसके बाद मैं फॉर्मेट पे गया हूँ और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड इस पर क्लिक किया। अभी इसने खुद से एक एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, ये वो एरिया नहीं है, मुझे एग्जैक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उतना एरिया सेलेक्ट करिए, साथ साथ वो अपना जो बैकग्राउंड रिमूवल है वो खुद बेहतर करता जा रहा है खुद को, ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया कि जी इतना एरिया मुझे चाहिए, उसने रिमूव कर दिया उसमें, ठीक हो गया। साइड पे क्लिक करें और अब जो न्यू रिमूव हुआ है वो ला के उसके बिल्कुल फ्रंट पे रख दें, ठीक है जी। नेक्स्ट आप यहाँ से जाओगे और डोनट वाली शेप क्रिएट करोगे इस तरह से, ठीक है। और इसका आउटलाइन रिमूव कर दें और इसका कलर जो है वो आप यहाँ से रेड कर दोगे, ठीक हो गया। और इसको ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये आपके फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने जो आज की है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे तमाम स्लाइड जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इनमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई स्लाइड रिपीट करवानी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो बता दें। इसको साथ सेव कर लेंगे। मैं आपको साथ ये बता देता हूँ कि ये एक्सपोर्ट कैसे होगी एज अ PDF। तो फाइल में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेव एज नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सिंपली PDF में एक्सपोर्ट करना, तो क्रिएट PDF और ये क्रिएट PDF का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यानी कि PDF यहाँ पे उसने दिया हुआ है फाइल टाइप, ठीक है। और पब्लिश करेंगे तो ये PDF में उसको पब्लिश कर देगा और साथ ही ओपन करके आपको दिखा देगा कि जी PDF में ये ऐसी लगेगी, ठीक हो गया। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ये वाला जो एरिया है फालतू, इसको कट करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर आइकन्स ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा हम लोग एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह, वो सारा कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कल के लेक्चर की चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग फ़ॉन्ट कैसे इम्बेड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मुझे बताइएगा फ़ॉन्ट कैसे इम्बेड करना है। मैंने आपको 3 चीज़ें, बल्कि 2 चीज़ें लिखवाई थी कि आपने मुझे याद करवानी है। एक थी इलस्ट्रेटर से पावर पॉइंट में कैसे चीज़ लेके आनी है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास फ़ॉन्ट एम्बेड वाला है वो चीज़, और तीसरी एक और लिख लें कि पावर पॉइंट का गिग कैसे क्रिएट करना है, यानी क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो 3 चीज़ें आप कर लें अपने पास, ठीक है। तो अभी मैं आपको करवा देता हूँ कि फ़ॉन्ट कैसे इम्बेड करते हैं। फ़ॉन्ट इम्बेड करने के लिए सिंपल आप जाओगे फाइल में
ठीक है, जिस फाइल में आपने फॉन्ट एम्बेड करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है ये 9.64 MB की है, ठीक है, 9.64 MB की हमारी फाइल है। और अब मैं इसमें फॉन्ट एम्बेड करूँगा तो इसका साइज़ चेंज होना चाहिए, तभी पता चलेगा इसमें फॉन्ट एम्बेड हुए हैं। तो मोर में जाएंगे यहाँ से और यहाँ ऑप्शंस आ रहा है, हो सकता है कि आप पे डायरेक्ट ऑप्शंस लिखा आ रहा हो, मेरा यहाँ पे मोर और ऑप्शंस लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं फाइल में गया हूँ, मोर और यहाँ से ऑप्शंस, ठीक है। तो इस तरह से एक आपके सामने पूरा जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जनरल के ऑप्शंस हैं, इसमें आप उसने आपको जो यूज़र इंटरफेस है, यूआई जो है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से ऑफिस का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं कि आपको क्लाउड्स चाहिए, डार्क कलर वगैरह क्या चाहिए। ऑफिस की थीम भी चेंज कर सकते हैं, आप में से कोई डार्क वर्जन यूज़ करना पसंद करता है तो यहाँ से को डार्क ग्रे करेगा और ओके करेगा तो ये डार्क ग्रे हो जाएगा इस तरह का। मुझे ये ज़रा आंखों में चुभता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, वरना मुझे पसंद तो बहुत है अब डार्क वर्जन, लेकिन कोई इतना मज़ा नहीं आता इसमें काम करने का, चीज़ें डल हो जाती हैं बहुत। तो ये कलरफुल यहाँ से चेंज करने के सो के करेंगे तो कलरफुल हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर और ऑप्शन मौजूद हैं, यूज़र नेम वगैरह है, और बाकी इसमें आप लेने देना कुछ नहीं है, प्रूफ रीडिंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेव के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एम्बेड का, बिल्कुल एंड पे, ठीक है, एम्बेड फॉन्ट्स इन फाइल, ये ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास ओपन कर देता है कि सिर्फ करेक्टर्स को प्रेजेंटेशन में एम्बेड करना है, ठीक है, इससे होगा कि साइज छोटा होगा फाइल का। दूसरा है कि तमाम करेक्टर्स जो हैं उन सबको ऐड करना है, तो आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमेशा, एम्बेड फॉन्ट्स इन फाइल और सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेव में आई एम्बेड फॉन्ट्स इन फाइल और ये सेकंड ऑप्शन, ठीक हो गया। और इसको जब ओके करेंगे, अभी आपके फॉन्ट्स एम्बेड नहीं हुए, आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, तो ये नीचे लिखा रहा है एम्बेडिंग फॉन्ट्स, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव करेंगे फाइल को। अब जब फाइल सेव की है तो उसने एम्बेड कर दिए फॉन्ट्स को, और अब अगर आप साइज देखें तो 13.4 MB पे चला गया, पहले 9 MB था, अब ये 13.4 MB पे चला गया है। इसका मतलब ये है कि फॉन्ट्स एम्बेड हो गए। अब जब मैं ये फाइल सेंड करूँगा किसी को तो 7 फॉन्ट चले जाएंगे, ठीक हो गया। ये चले जाएंगे मतलब उसके पास फॉन्ट चले जाएंगे, मेरे से दूर नहीं चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मैं अब आता हूँ पे कमेंट्स पे। सर डिफरेंस शेप में वाला फिर बता दें। डिफरेंस शेप में मतलब एक शेप को डिफरेंट करना या शेप में चेंज करना, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये शेप है इस तरह से, और इस शेप को मैं चेंज करता हूँ किसी और शेप के अंदर, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से शेप के अंदर जाके कोई भी शेप आप चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो एक और शेप इस स्टाइल में बन जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें बाकी चेंज करना है तो एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसके अंदर कर्व्स वगैरह इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कल JPEG सेव किया था, सेव एज में जाके JPEG फॉर्मेट करके, जी बिल्कुल JPEG हो जाता है। सर मैं अभी एम्बेड का याद करवाने लगी थी, चलें वो हो गया एम्बेड वाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे हमने अलाइनमेंट सीखी थी, जस्ट लाइक डैट, यहाँ पे भी अलाइनमेंट उसी तरह से है। इन सबको सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन टू मिड, सारे आपस में मिड अलाइन हो जाएंगे, और अलाइन हॉरिजॉन्टली या डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये अलाइन को उसने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से अलाइन टू स्लाइड भी अगर आपने करना है तो वो भी ऑप्शन इसी तरह आएगा, अलाइन टू मिड, या आपकी जो स्लाइड उसकी मिड में अलाइन हो जाएंगे, और आपकी स्लाइड पर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। अभी सारे जो हो रहे हैं अलाइन टू स्लाइड हो रहे हैं। अलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से अभी वर्टिकली क्योंकि हो नहीं सकते क्योंकि सारे एक ही विड्थ में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, इमेज डिफरेंट शेप में करना बता दें। इमेज डिफरेंट शेप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज की अगर हम शेप चेंज करना चाहते हैं तो ये क्रॉप में जाएंगे और ये क्रॉप टू शेप आ रहा है, जो भी आपने इसको सेट करना है ये उस तरह से उसमें हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये इस शेप के अंदर मेरा इमेज आ जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये बैकग्राउंड नहीं रखता, वो वाइट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट में ही रहता है, तो ये अच्छी बात है कि आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं आता इस तरह से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और एक और प्लस चीज़ आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो यूज़ कहाँ पे होती है, जो अभी हमने एक चीज़ देखी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, बल्कि इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ये बैकग्राउंड है, देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। और मेरे पास जो, एक सेकंड मैं आपको पहले तैयार कर लूँ उस चीज़ के लिए, फिर आपको बताता हूँ कि हुआ क्या।
फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे लोगो दिया और उसका वाइट बैकग्राउंड है, मुझे लगाना है बैकग्राउंड यहाँ पे, यानी कि लोगो लगाना है यहाँ पे और ये वाइट बैकग्राउंड है, अब मैं क्या करूँ? सर जी वो तो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो क्लाइंट आप प्लीज़ मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे दें, मेरा डिज़ाइन अफेक्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पे लगाना था वो नहीं लग रहा उसके अंदर, तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए मुझे। क्लाइंट कहता है मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो होता है कर लो। तो आप टेंशन लेते हैं और आपका डिज़ाइन अफेक्ट होता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है कि हम लोग ये वाइट बैकग्राउंड जो है हमारे लोगों का, ये कैसे ख़त्म करेंगे? तो वो देख लें। सिंपल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने लोगों को, फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से और ये कलर वाला ऑप्शन और सेम वही सेट ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक करेंगे और जिस चीज़ को हमने ट्रांसपेरेंट करना, हमने ये वाइट कलर ट्रांसपेरेंट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डेट्स इट, हमारा कलर वाइट हो गया, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये आपका कलर जो है उस तरह से ट्रांसपेरेंट कर देगा, अब आपका लोगो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये एक मेथड है, ठीक है। सिंपल आपके पास जो भी लोगो है वाइट ट्रांसपेरेंट वाइट बैकग्राउंड के साथ, आप सिंपल फॉर्मेट में जाओगे, कलर में जाओगे और ये सेट ट्रांसपेरेंट कलर, टाटा, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ है। अच्छा एक सेकेंड, सर मल्टीपल स्लाइड को सेव एज एरर देता है? एरर नहीं देता, वो आपसे सिर्फ आपको बता रहा होता है कि ये सारी सेव हो जाएंगी। एरर पढ़ लिया करें कि वो एरर क्या दे रहा होता है। आप लोग बॉक्स देखते हैं तो वहीं पे डर जाते हैं कि बस एरर आ गया, वो आपको क्या होता है कि सारी जो स्लाइड हैं वो अलग फोल्डर में सेव होंगी। अच्छा जी, आज बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है, काफ़ी कुछ मिस हो रहा है, दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो यहीं मौजूद है। सर शेप की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कैसे आएगा? शेप की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट में जाके एडिट शेप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने सॉलिड फिल कलर करना है, ग्रेडियंट यहाँ पे इसका मौजूद है, ठीक है। मैं आपको कल करवाऊँगा डिटेल में। पिक्चर फिल करनी है, ठीक है, वो भी आ जाएगी। पैटर्न फिल करना है, इसके अंदर पैटर्न्स बने बनाए हैं, ठीक है। और स्लाइड बैकग्राउंड को कोई फिल करना है तो बैकग्राउंड पे चला जाएगा स्लाइड, वो चीज़ है। आउटलाइन का इसका सारे फॉर्मेटिंग है, तो वो चीज़ें सारी इसमें मौजूद हैं। सर मैंने अब बैकग्राउंड पावर पॉइंट में रिमूव करना शुरू कर देना, कर लें, कोई मसला नहीं है। किसी को क्या पता है आपने कहाँ पे रिमूव किया? ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? आई होप फिर यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कोशिश करें आप लोग आज प्रैक्टिस भी करें। मैं इसको ज़रा फाइनल टच दे दूँ। हम लोगों ने यहाँ पे लोगो यूज़ किया है और यहाँ लोगो नहीं यूज़ किया, इधर भी लोगो ऐड कर लेते हैं उसी तरह से, और सेम उस तरह से यहाँ पर भी लोगो आ जाएगा। यहाँ पर लोगो हम ज़रा इस साइड ले आते हैं, ज़रा पता चलेगा फाइनल स्लाइड है। ठीक हो गया? तो कल इंशाल्लाह हम लोग बाकी भी इसमें चेंजेस वगैरह कर लेंगे, जो भी इसमें रिमेनिंग चीज़ें हुई। ये आज का लेक्चर था। कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं ये आज कर लें, ठीक है। अच्छा सर, यूएस डिज़ाइन टिप्स में से क्वेश्चन थे कुछ, जी जल्दी पूछें, मुझे याद आ गया कि आपने कहा था कि आपको क्वेश्चंस हैं, वो जल्दी से बताएं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सर मेरी थीसिस की प्रेजेंटेशन ही कुछ वीक्स बाद है और सही टाइम पर आपने सिखाया, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई एम न्यू लर्निंग। ज़बरदस्त, आपका बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा और वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इंशाल्लाह आपका थीसिस अच्छा जाएगा। ओके, जैस 4G डोंट नो व्हाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, शो अ स्केलेटन ऑफ वेबसाइट्स एलिमेंट टू कम्युनिकेट द लेआउट व्हेन इट्स लोडिंग। अच्छा, वापस आते हैं यूएक्स को ज़रा रिमाइंड करें। तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है अपने क्लाइंट को। एक उसमें पॉइंट ये लिखा हुआ था, जो टिप्स मैंने आपको कही थी, मुझे नहीं लगता कि 3-4 बच्चों से भी ज़्यादा किसी ने पढ़ी होंगी। वो बात वही है कि कौन किसकी बात रखता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ थी, उसमें लिखी हुई है कि शो अ स्केलेटन ऑफ वेबसाइट्स एलिमेंट्स टू कम्युनिकेट द ओवरऑल लेआउट। कि आपका जब तक स्लाइड, जो आपकी ओवरऑल वेबसाइट है, जब तक वो लोड हो रही है, तब तक उसका कोई बेसिक स्केलेटन नज़र आ जाए कि यहाँ पे क्या नज़र आने वाला है। आप में से अक्सर बच्चे अगर फेसबुक देखें तो फेसबुक लोड करते हुए जब तक आपको कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा होता, वो वहाँ पे एक एनिमेशन चला रहा होता है, जिसके अंदर आपको हल्का हल्का सा वो बॉक्सेस बना के दिखा रहा होता है और मूव कर रहा होता है एक लाइट को दूसरी तरफ, वो बता रहा था कि यहाँ पे कंटेंट आएगा। तो वो जो जगह है, वो जो पॉइंट है, उसको कहते हैं कि ओवरऑल स्केलेटन जो है वो दिखाया जा रहा है, और बाद में वहाँ पे कंटेंट लोड हो जाते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि जब तक आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, आपके यूज़र को पता हो कि टेक्स्ट और इमेजेस कहाँ पे आएंगे, तो वो एक स्केलेटन एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, इफ़ यूजिंग मेगा मेन्यूज ऑर्गेनाइज लिंक्स इनटू ग्रुप्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लिकेबल्स एंड नॉन क्लिकेबल आइटम्स। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मेगा मेन्यू यूज़ करें, मेगा मेन्यू का मतलब ये होता है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो मेन्यूज़ होते हैं वो पूरे वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं या पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम दराज देखते हैं तो आई गेस दराज का जो मेन्यू है वो माइट भी पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए या ना आए।
नहीं, इनका इस तरह से पूरी स्क्रीन पे नहीं आता। वो होता है नॉर्मली पूरी स्क्रीन पे इस तरह से आपके पास मेन्यू आ जाता है। तो वो उसकी बात कर रहा है कि आपने उसको मेक श्योर करना है कि उस पूरे स्क्रीन में से कौन सा मेन्यू जो है वो क्लिकेबल है, कौन सा टेक्स्ट क्लिकेबल नहीं है। तो आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करके उससे पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्लेस हाई प्रायोरिटी कंटेंट एट द टॉप ऑफ द वेबसाइट, यूज एनालिटिक्स टू डिटरमिन प्रायोरिटीज ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट डिवाइसेस। वही बात कर रहा है कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमेशा वेबसाइट के टॉप पे आने चाहिए। और आप ये कैसे देखोगे, डिफरेंट आपके पास वेबसाइट के अंदर सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका यूज़र किस पॉइंट पे ज़्यादा रुकता है या किस सेक्शन में ज़्यादा रुकता है, किस तरह रुकता है। तो वो उससे पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा पढ़ी जा रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको यूज़ करते हुए आपका जो मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हमेशा टॉप ऑफ द वेबसाइट रखते हो। अच्छा, उसके बाद है जी, ऑन मोबाइल वेबसाइट्स एंड एप्स कंसिडरिंग मेकिंग अ फॉन्ट्स एक्स हाइट लार्जर टू इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी। ये एक्स हाइट जो होती है ये आपके जो CSS की कोडिंग होती है उसके अंदर एक ये आपकी समझने की ऑप्शन है कि जिससे आपका जो फॉन्ट की हाइट है या फॉन्ट जो आपका टेक्स्ट है उसकी हाइट इतनी होती है कि जितनी उसको जगह मिल रही होती है वो उतना बड़ा हो जाता है। तो उससे ये होता है कि आपको ये छोटी स्क्रीन की जो होती हैं डिवाइसेस होती हैं उस पर टेक्स्ट ज़रा इजीली पढ़ा जा सकता है। एज अ डिज़ाइनर इस पॉइंट से आपको कोई लेना देना नहीं है कि एक्स हाइट कैसे हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ CSS के अंदर ऐड होती है जिससे आपका जो फॉन्ट है वो हमेशा लार्ज जो उसका मैक्सिमम हाइट होती है उसमें आ रहा होता है। अच्छा, मेक श्योर दैट द टेक्स्ट साइज फॉर हेडलाइंस ऑन अ मोबाइल वेबसाइट इज एज रिस्पॉन्सिव एज द रेस्ट ऑफ द कंटेंट। उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हेडिंग है या मेन जो आपकी टेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेबसाइट की वो भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जस्ट लाइक बाकी जो आपका कंटेंट है, इमेजेस वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, जिस तरह वो रिस्पॉन्सिव हैं उसी तरह आपकी जो हेडिंग है वो भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है। सर ये कौन से एनालिटिक्स हैं? ये नॉर्मली आपके पास मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद क्योंकि बहुत डिफरेंट कंपनीज हैं जो एनालिटिक्स दे रही हैं। इसके अलावा गूगल के अपने एनालिटिक्स भी हैं, गूगल एनालिटिक्स देख लीजिएगा। तो वो आपको बताते हैं कौन सा कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रीड हो रहा है, किस पे क्लाइंट क्लिक कर रहा है, कौन सा पेज कितने दफ़ा ओपन होता है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किस किस मुल्क से क्लाइंट आ रहा है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास उसमें एनालिटिक्स के अंदर नज़र आ रही होती हैं। अच्छा जी, और पैडिंग क्या होती है वेबसाइट में? गुड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पैडिंग क्या होती है वेबसाइट की। मैं आपको दिखा देता हूँ। पैडिंग और मार्जिन ये दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बहन भाई हैं, इसको थोड़ा समझ लें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं और इसका जो सॉरी फिल ख़त्म करते हैं, आउटलाइन ऐड करते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं पता माहौल बना लूँ या फिर आके जाके आपको समझ आए। लेट्स से ये हमारे पास बटन है, ठीक हो गया। ये एक बटन है हमारे पास, इसमें समझिएगा दो चीज़ें। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक आपने समझना है जी मार्जिन क्या होता है और एक पैडिंग क्या होता है। ठीक है। अगर आपको इन दोनों में चीज़ें समझ फ़र्क आ जाता है, पता चल जाता है, तो कल को अगर वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे तो वहाँ पे ज़रा ईजी हो जाएगा। अच्छा, दो चीज़ नॉर्मली यूज़ हो रही थी एक दूसरे के साथ साथ। पैडिंग का मतलब ये है कि इस टेक्स्ट के अंदर ये जो आपका टेक्स्ट है इसमें और आपका जो आउटलाइन है, जो बाहर वाला बॉक्स है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में, ये वाला, ये कहलाता है पैडिंग। ठीक है, ये आपकी पैडिंग है। ठीक हो गया। ये आपके पास पैडिंग आ जाएगी यहाँ पे। एक सेकेंड। अब मार्जिन क्या होता है फिर? मार्जिन ये होता है कि आपका ये जो बाहर वाला बॉक्स है इसका और इसके बाहर जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इसकी आउटलाइन है ये वाली सारी, ये आ जाएगा इसका मार्जिन। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में कि पैडिंग के इसका टेक्स्ट यानी कि अंदर वाली जो चीज़ है इसका और इसका जो आपस में डिस्टेंस है ये आपकी पैडिंग है। ठीक है। और टॉप पे अगर इसके इसी आउटलाइन के बाहर जो एरिया है उसमें और जो भी उसके बाहर चीज़ है वो नॉर्मली होता है कि वो आपके पास एंड ही होता है पूरे आर्ट वर्क का, या आर्ट बोर्ड का एंड हो रहा होता है, कैनवस का एंड हो रहा होता है, उसमें और आपके ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस है वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका मार्जिन कम करूँगा तो चीज़ ऊपर को चली जाएगी, टॉप मार्जिन कम किया तो ऊपर को चलेगी, बॉटम मार्जिन कम करूँगा तो नीचे को चली जाएगी।
अगर बॉटम मार्जिन ज़्यादा करूँगा तो ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी कि जिस तरफ का भी मार्जिन ज़्यादा कम होगा ये उस तरफ को मूव करेगी। और पैडिंग क्या करती है आपकी, कि पैडिंग आपको बताती है कि आपके अंदर वाली जो चीज़ है इसकी पैडिंग कम ज़्यादा करने से क्या होगा। अगर मैं इसकी पैडिंग ज़्यादा करता हूँ तो ये आपके पास जो है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वेब साइड में मैं इसकी पैडिंग ज़्यादा करूँगा तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, पैडिंग ज़्यादा होगी। पैडिंग कम करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पैडिंग काम कर रही होती है, यानी कि आपके टेक्स्ट और आपका आउटलाइन इन दोनों का डिस्टेंस जितना है वो पैडिंग कहलाता है, और उसके बाहर का जो डिस्टेंस है वो मार्जिन कहलाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो दोनों में फ़र्क है। अगर चीज़ क्लियर होगी तो बता दें, नहीं पता चला तो फिर भी बता दें तो रिपीट कर दूंगा। सिंपल चीज़ ये है कि पैडिंग इस टेक्स्ट का और इस बॉक्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे कितनी स्पेस है, वो पैडिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, मोबाइल नेविगेशन शो द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड ऑप्शंस एंड हाइड द अदर्स अंडर अ हैमबर्गर मेन्यू। ओके, ये बड़े लोगों को इशू आता है कि हैमबर्गर मेन्यू क्या है। आप लोगों ने अक्सर मेन्यूज़ देखे होंगे वेबसाइट्स के ऊपर जो कि इस तरह के होते हैं। एक सेकंड मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह के, ये कहलाता है हैमबर्गर मेन्यू, और ये आता है नॉर्मली इस तरह से टॉप में। तो वो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे बटन्स दिखा दोगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेन्यू है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं वो हैमबर्गर मेन्यू के अंदर आ जाएंगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू, क्योंकि ये बर्गर की तरह नज़र आ रहा होता है। ओके सर, अगर इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर भी एक बड़ा बॉक्स हो तो क्या वो भी मार्जिन कहलाएगा? जी बिल्कुल, वही मार्जिन ही होगा। बॉक्स के अंदर की स्पेसिंग जो होती है पैडिंग होती है, बाहर वाली मार्जिन होती है। ओके जी, ठीक हो गया। सो ये आपका हैमबर्गर मेन्यू इस तरह काम करता है। मोबाइल के लिए 1080 1920x5 करेंगे? जी बिल्कुल, 1920x5 करेंगे। ठीक हो गया। इससे पहले कि दराज के ऐड आना शुरू हो जाए, मुझे लोग कहें कि आप दराज के ऐड दिखाते हैं, मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। ओके जी, फाइन। सो आई होप कि आज की चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और बाकी भी कोई मसला हुआ, कोई काम करते हुए कोई चीज़ समझ ना आ रही हुई तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा या कल के लिए रख लीजिएगा, तो कल हम उसको देख लेंगे। जो चीज़ें आज पढ़ी हैं कोशिश करें उन सारों की आज प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो समझ ना आई हो। बाकी अगर कोई लाइव आना चाहता है तो बता दें, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर कल हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके फाइन। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं वेट करूं, वरना फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की वो अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, ये सोशल मीडिया पोस्ट कब रिव्यू होंगी? कोशिश करूँगा इसी वीक रिव्यू कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस वीक में टाइम का ज़रा इशू होगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करेंगे रिव्यू कर लें। सर यूट्यूब डाटा शेयर करें फॉर प्रैक्टिस? मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। सर जी मेरा विज़िट कर लें, पेयोनीर अकाउंट विज़िट कर लें? मैं आपका पेयोनीर का अकाउंट कैसे विज़िट कर ले सकता हूँ? सोशल मीडिया डिज़ाइन का रिव्यू करेंगे? अभी नहीं पता किस दिन रिव्यू करेंगे, बट सून और लेटर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ओके फाइन, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।